अभी पेपर नहीं होगा, अरे आप पेपर हो चाहे ना हो, आपने वेल प्रिपेयर्ड रहना है। आपकी तैयारी में किसी भी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। कोई ये ना कह दे कि आपने मेहनत नहीं की थी, वक्त खराब चल रहा है तो लेकिन अपनी तैयारी को खराब तो मत कीजिए ना। आप तो बिल्कुल एकदम वेल प्रिपेयर्ड रहे। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज हमने करने हैं पैराजम्बल्स। शुरुआत करते हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें भी लेवल वाइज हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहले आसान पैराजम्बल को टैकल करते हैं। आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, फटाफट से बनाएंगे, आपको मैं टाइम देता हूँ थोड़ा सा। फिर उसको लॉजिकली अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे आज। ठीक है, ठीक है जी। तो तैयारी एकदम बिल्कुल टॉप नॉच रखनी है आपने। जितना एग्जामिनेशन ओरिएंटेड लेवल रहता है उससे एक स्टेप आपने आगे ही रहना है, तभी आप भीड़ से आगे निकल पाएंगे। क्योंकि बैंक वालों ने आपको भर्ती नहीं करना है, छांट के अलग करना है। तो तैयारी आपकी बाकियों से बढ़िया ही रहनी चाहिए। बोलो हाँ। चलें जी, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो बेसिकली ये रहा आपके सामने आज का पहला पैराजम्बल। फटाफट से 2 मिनट है आपके पास, शांत हो जाएंगे सभी बच्चे, कोई कमेंट नहीं करेगा, इसे बनाएंगे अब आप। ठीक है, 2 मिनट या 1.5 मिनट है और फिर हम इसे लॉजिकली अप्रोच करते हैं आपके हवाले क्वेश्चन। फास्ट बनाइए, जल्दी बनाइए। जी, आंसर बताना है जल्दी से शुरू कीजिए, बाकी बच्चे के आंसर आने लगे हैं। बहुत आसान है, प्रीलिम्स लेवल का भी इसके अंदर लेवल बढ़ाएंगे, ये बहुत आसान है, जल्दी कीजिए। चलिए, तो आंसर आने शुरू हो गए हैं सब। अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, आंसर आने शुरू हो गए हैं। बी डी सी ई ए, बी डी सी ई ए, एकदम बिल्कुल सही बताते हुए बी डी सी ई ए। बहुत बच्चे आगे पीछे भी कर रहे हैं, कुछ बी सी डी ई ए भी बता रहे हैं, थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, फटाफट इसे टैकल करने की कोशिश करते हैं। बट सबसे पहला काम तो आपने इसे पूरा पढ़ना होता है। यहां से लेकर यहां तक आप पूरा पढ़ेंगे, एक जिस्ट लेंगे, आइडिया लेंगे। उसके बाद आपका काम है फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना। क्या ए फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर देयर डिस्प्यूट आया हुआ है। हमको नहीं पता देयर किसके लिए आया हुआ है। देयर बेसिकली एक प्रोनाउन है, जिसके लिए पहले नाउन का आना जरूरी है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता कि देयर कौन है, उनके डिस्प्यूट, किसके डिस्प्यूट की बात हो रही है। या बी फर्स्ट हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। उसमें कंप्लीट एक तो नाम लिया है और इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जो राकेश गैंगवाल है, जो भी इनका नाम है, गैंगवाल, गंगवाल, जो भी है, गंगवाल कह लेते हैं, चलो इसे गैंगवाल तो थोड़ा अलग ही वर्ड हो जाएगा। राकेश गंगवाल है, उन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर विद यूनाइटेड एयरलाइंस, कब? 1984 में। और वेंट ऑन टू रन यूएस एयरवेज ग्रुप। तो उन्होंने फिर यूएस एयरवेज ग्रुप को शुरू किया और वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन बने। यस और नो, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन की तरह अपने यूएस एयरवेज ग्रुप को चलाया। तो बेसिकली ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये हमारा हो सकता है। यस और नो, इसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ही वाला पहला नहीं हो सकता, ही वाला नहीं हो सकता, पहले पता होना चाहिए ही कौन है। और ये गंगवाल और भाटिया ये नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि राकेश गंगवाल पूरा नाम लिख दिया है, तो खाली आप गंगवाल नहीं बोल सकते। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं गंगवाल सही बोल रहा हूँ, हो सकता है ये गैंगवाल भी हो। थोड़ा फनी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए तो गंगवाल बोल लेंगे भाई हम, तो इससे है ना, हम गंगवाल बोलेंगे। तो ये पहला नहीं है आपका, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बी पहला है, ये तो सबने बता दिया। बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, बच्चा बच्चा हमारा बता देगा। यस और नो करेंगे भाई, बात करेंगे महेंद्र सिंह जी, बात करेंगे। तो बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सबने बता दिया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस आपको ढूंढना था। तो राकेश गंगवाल की बात हुई है, तो उसके बाद डायरेक्ट देयर तो नहीं आ सकता, है ना। ही लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, ये आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे देयर डिस्प्यूट की बात हुई है, तो दो लोगों की बात यहाँ हुई है ना, गंगवाल एंड भाटिया।
गंगवाल एंड भाटिया का फॉल आउट हो गया था, मतलब डिसएग्रीमेंट हुआ था 2019 के अंदर, किस चीज को लेके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज को लेके इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ था। तो ये देयर डिस्प्यूट यही तो होगा ना, ये फॉल आउट और डिस्प्यूट एक ही तो चीज है ना, कि उनका जो डिस्प्यूट था फिर कोर्ट में पहुंच गया, लंदन, फ्लोरिडा और मेलैंड में। मतलब बी आपका पहले था और आपका ई और ए का पेयर था, मैं यहाँ पे लिख दूं, बी आपका पहले था और ई ए का पेयर था, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। अब ऑप्शन बच गया डी सी, कि डी और सी होगा या सी और डी होगा, बताओ भैया, डी और सी होगा या सी डी होगा। तो आपने राकेश गंगवाल के बारे में बात की, यहाँ पे भी ही लिखा हुआ और यहाँ पे भी ही लिखा हुआ, बताइए बी के बाद मैं क्या चूज करूं, बी के बाद डी चूज करूं या सी चूज करूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे राकेश गंगवाल पास्ट की बात की हुई है, स्टार्टेड, और यहाँ पे भी पास्ट की है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट भी की है। तो पहले पास्ट को कंटिन्यू करते हुए फिर प्रेजेंट पे आएंगे ना, तो मतलब बी के बाद डी आना चाहिए फिर सी आना चाहिए, है ना, बी के बाद डी आना चाहिए फिर सी आना चाहिए। अच्छा मान लो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ, मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ। एक बात बताओ, उसने बोला कि राकेश गंगवाल ने स्टार्ट किया अपना करियर, ठीक है, तो करियर शुरू करते ही 37% ओन कर लेगा क्या, नहीं ना, को फाउंड किया पहले इंडिगो के साथ उसने, उसके, ये पैल का मतलब होता है फ्रेंड, अपने दोस्त राहुल भाटिया के साथ वो इंडिगो को फाउंड किया 2006 के अंदर वन एयरक्राफ्ट के साथ, उसके बाद वो ओन कर रहा है 37%। पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो पहले आपका बी के बाद डी ही जाना चाहिए, उसके बाद सी आएगा, तो बी के बाद आपका डी जाना चाहिए उसके बाद सी आएगा, मतलब नीचे वाला गलत हो गया। और ई ए का आपका पेयर था तो लो बन गया बी डी सी ई ए, क्या दिक्कत था, यही तो था, बी डी सी ई ए। बताओ भाई, बताओ बताओ, पढ़ लो, पूरा पढ़ लो फटाफट से इसे, देखो एक बार, बी में बोला कि भैया स्टार्ट किया अपना करियर, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन के तौर पर। फिर डी में बोल रहा है उसने को फाउंड किया इंडिगो को अपने दोस्त राहुल भाटिया के साथ 2006 में वन एयरक्राफ्ट के साथ। फिर सी में बोल रहा है कि यही कौन है, गंगवाल साहब हैं, 37% ओन करते हैं कंपनी के और सर्व करते हैं एज ए बोर्ड मेंबर। फिर उसके बाद ई में बोल रहा है लेकिन गंगवाल और भाटिया का डिसएग्रीमेंट हो गया था 2019 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज को लेकर। और फिर ए में बोला हुआ उनका जो डिस्प्यूट है, किनका, इन दोनों का जो डिस्प्यूट है वो लंदन और फ्लोरिडा और मेरीलैंड के कोर्ट में पहुंच गया, बोल दो हाँ। अरे समझ में आया क्या, चल दे आगे, बहुत बढ़िया था, साफ साफ आपको कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर हल्का सा लेवल बढ़ाया है, इसके बाद और लेवल बढ़ाएंगे, क्वेश्चन आपके हवाले फटाफट से बनाएंगे। बनाओ भी बनाओ, जल्दी बनाओ। महेंद्र सिंह मेरे दोस्त, क्लास के अंदर बात करेंगे भाई, पढ़ लो अभी यार, ठीक है, अभी पढ़ लो। पूजा बेटा पूरा बनाना है, ऐसे आधा नहीं बनाओ, पूरा बनाओ, पहला दूसरा नहीं बताना, कंप्लीट बताना है। आंसर आने शुरू हो गए हैं, प्रीलिम्स लेवल का पैरा जंबल है, उम्मीद कर रहा हूं कि ठा करके आप लोग बनाएंगे। आंसर क्या कह रहे हैं, ए बी ई सी डी, ए बी ई सी डी, अच्छा, और कुछ बी भी बना रहे हैं पहले को, बी ए सी ई डी। चलो जी खैर कोई बात नहीं, इसका आंसर है बी ए सी ई डी, बिल्कुल सही बताते हुए, एक बच्चे का सही है, बाकी सब बी ए डी सी ई बना रहे हैं, बी ए ई सी डी बना रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे पीछे चीजें हो जाती हैं, लेकिन आप सीखो, क्लास के अंदर यही चीज आपने सीखनी है बेटा। आओ, तो सबसे पहला काम है इसे पूरा पढ़ना है, आपने पूरा पढ़ा होगा, एक स्किम किया होगा, इसे जनरल आइडिया ले लिया होगा और आपको पता लगा होगा कुछ रिपोर्ट की बात हो रही है ना, कोई प्रोडिक्शन हुई थी, प्रोडिक्शन मतलब एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में कुछ प्रोडिक्ट किया गया था, और क्या प्रोडिक्शन किया गया था वो आपके नजरों के आगे। तो चलिए ढूंढते हैं, क्या फर्स्ट ए हो सकता है,
उसने बोला इंडिया के पास एटलीस्ट 12 यूनिकॉर्न्स होंगे। यूनिकॉर्न्स का क्या मतलब होता है? प्राइवेटली हेल्ड फर्म्स, मतलब प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा होती है, उन्हें हम यूनिकॉर्न कहते हैं, या 1 बिलियन से ज्यादा वैल्यू होती है। 1 बिलियन या 1 बिलियन से ज्यादा वैल्यू वाली प्राइवेट कंपनी को हम यूनिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास एटलीस्ट 12 यूनिकॉर्न्स होंगे इस साल, ऐसा किसने कहा? एक जॉइंट रिपोर्ट थी नास्कॉम के द्वारा, ग्लोबल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंसी, जिनोव, इन दोनों के द्वारा, है ना, जॉइंट थी ना। तो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, तो ये फर्स्ट हो सकता है, मैं इसे चूज कर लेता हूं। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं एलिमिनेट कर दूं। आज बी में एक फोरकास्ट जनवरी में मेड इट क्लियर दैट 2021 वुड बी एन एक्सेप्शनल ईयर, ये भी हो सकता है क्योंकि द फोरकास्ट नहीं लिखा, ए फोरकास्ट लिखा है। एक प्रिडिक्शन हुई थी जनवरी में जिसने क्लियर कर दिया कि 2021 जो होगा वो एक्सेप्शनल ईयर होगा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल होगा, उसके अंदर कुछ असाधारण चीजें होंगी। तो अगर डा फोरकास्ट लिखा होता ना कि वो वाली प्रोडिक्शन हुई थी, तो हम नहीं चूज कर सकते थे। ये जो ए आर्टिकल होता है ना, ए आर्टिकल, ये पहले आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट सेंटेंस में हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा देयर वॉज अ किंग एंड द किंग वॉज वेरी वाइज, आप बिल्कुल प्यार से समझिए। देयर वॉज अ किंग एंड द किंग वॉज वेरी वाइज, तो देयर वॉज अ किंग पहले आया हुआ है ना, तो किसी भी नाउन के साथ ए एन आर्टिकल आया हुआ है तो वो फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि ए एन इनडेफिनेट चीजों को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? इनडेफिनेट, अनिश्चित चीजों को। हमको नहीं पता कौन सी फोरकास्ट, समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? तो ये हो सकता है कि एक फोरकास्ट हुई थी जनवरी में जिसने ये क्लियर कर दिया कि 2021 एक एक्सेप्शनल ईयर होगा। तो लो, ए और बी दोनों को मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया। क्लियर? सी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रिपोर्ट की बात कर रहा है कि जो मेकर्स थे ना रिपोर्ट के, वो ऑप्टिमिस्टिक थे। कौन सी रिपोर्ट के? कहीं ऊपर रिपोर्ट की बात पहले हो चुकी है। डी में बोल रहा है सो इसीलिए, किस लिए? पहले कुछ बातें होंगी तभी बोलेंगे सो इसीलिए, काटा मार। बिकॉज लिखा हुआ इस कारण से, किस कारण से? पहले कोई बातें होंगी तो बाद में ही कारण बताएंगे, तो मतलब या तो पहला ए या तो पहला बी। अरे बोलो हाँ, या तो पहला ए या तो पहला बी। अब मैंने बी को ही क्यों चूज किया, पहला ए को क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि आप ध्यान से देखिए क्या कि इसके अंदर प्रिडिक्शन बताई गई है, ये ज्वाइंट रिपोर्ट थी इसकी और इनकी, इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया। क्या प्रिडिक्ट किया? ये प्रिडिक्ट किया। और जबकि इसके अंदर थोड़ी इंडिपेंडेंट बात कह रखी है कि एक प्रिडिक्शन हुई थी। फोरकास्ट का मतलब भी प्रिडिक्शन होता है ना। ये प्रिडिक्शन हुई थी जनवरी में जिसने ये क्लियर कर दिया कि 2021 एक्सेप्शनल साल होगा, असाधारण ईयर होगा। तो फिर क्या प्रिडिक्शन हुई थी वो बाद में बताएंगे ना, पहले बोलना पड़ेगा ना कि एक प्रिडिक्शन हुई थी जिसमें ऐसा कह दिया कि 2021 बहुत बढ़िया साल होने वाला है, फिर बाद में बताएंगे ना ये प्रिडिक्शन हुई थी। क्या प्रिडिक्शन हुई थी? कि इंडिया के पास 12 यूनिकॉर्न्स होंगे जिनकी वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा होती है इस साल। यस और नो? ऐसा किसने कहा है? ज्वाइंट रिपोर्ट ने कहा इसकी, और इन लोगों की, इन्होंने प्रिडिक्ट किया है। तो पहले बोलेंगे कि प्रिडिक्शन हुई थी और फिर प्रिडिक्शन क्या हुई थी फिर बताना पड़ेगा, इसलिए हमारा बी पहले है और ए बाद में, और ये पेयर में भी है। क्या पॉइंट समझ में आया? क्योंकि सी नहीं हो सकता, उसमें बोला था मेकर्स ऑफ द रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? इसी रिपोर्ट की तो बात हो रही थी। तो द रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है? यही वाली रिपोर्ट तो है। तो कहने का मतलब आपका बी, ए और फिर सी आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बी के बाद ए और ए के बाद सी। रिपोर्ट के जो मेकर्स थे वो रियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक थे, वो प्रैक्टिकल तरीके से आशावादी थे। यस सर? अच्छा, आशावादी क्यों थे? उन्होंने कह दिया था ना 12 यूनिकॉर्न्स होंगे इस साल। कैसे कह दिया? क्योंकि उसका कारण ई में दिया हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर 14 स्टार्टअप ने ज्वाइन किया था यूनिकॉर्न क्लब के अंदर और 2019 में 10 में किया था। कहने का मतलब लास्ट ईयर ऐसा हो चुका, इसलिए वो ऑप्टिमिस्टिक थे। क्या पॉइंट समझ में आया? बी, ए, सी के बाद ई जाना चाहिए। फिर इसलिए आखिरी में बता रहा है इसीलिए अनदर 12 ओवर अ स्पैन ऑफ ईयर वाज नो ब्रेनर। तो कहता है इस साल भी 12 यूनिकॉर्न्स का आ जाना कोई बहुत, हमने कोई गलत प्रिडिक्शन नहीं दे दी है, नॉर्मल सी चीज है, बहुत ऑब्वियस सा आंसर है। नो ब्रेनर का मतलब है ऐसा डिसीजन जिसको सोचने में आपको एफर्ट ना लगाना पड़े। दोबारा समझेंगे। सबसे पहले फोरकास्ट की बात हुई, कहा था 2021 बढ़िया साल होगा। कैसे कह दिया? रिपोर्ट में कहा था। एक क्या कहा था कि 12 यूनिकॉर्न्स होंगे भैया इस साल, ठीक है। अब रिपोर्ट की बात हुई तो रिपोर्ट की बात फिर यहां हुई, मतलब पहले आपका बी था, फिर आपका ए था और फिर आपका सी था। हाँ भाई, इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे थे? क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ होगा तभी तो इतने ऑप्टिमिस्टिक थे कि इस साल भी 12 कंपनीज ऐसी आ जाएंगी जिनकी वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा होगी। क्योंकि पिछले साल 14 आए थे और 2019 में 10 आए थे, तो इस साल 12 आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका आगे फिर ई आ गया और आखिरी में कंक्लूजन दे दिया कि बी का आना नो ब्रेनर, मतलब कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जिसमें दिमाग लगाना पड़े। कॉमन सी बात है, हर साल जुड़ रहे हैं तो इस साल भी जुड़ेंगे। तो बी, ए, सी, ई, डी।
बहुत आसान था, मैं सच बता रहा हूँ। आप कोई बात नहीं, और ट्राई करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? पक्की बात है? चल दें जी? चलो जी, चले। चलो, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें अब हम बढ़िया करते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं। आपने दो आसान आसान किए, आसानी से कर दिए, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया। अब लेवल बढ़ाते हैं, देखते हैं कि आप कितना कर पाते हैं। आराम से कीजिएगा, वक्त मैं आपको दूंगा, सीखते हैं। क्वेश्चन आपके हवाले, फास्ट। घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, ट्राई करना है। हार नहीं माननी, देखते डरना नहीं है, ट्राई करो। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, ट्राई करो। आंसर आने शुरू हो गए हैं, जल्दी बनाओ। सर, यू लुक लाइक राशिद खान। फवाद खान तो सुना था, हालांकि वो तो भैया बहुत स्मार्ट है। ये राशिद खान कौन है? कोई ना कोई आ आके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जोड़ देता है। कभी कोई बच्चा कहता है टीवी में उस करेक्टर की तरह लगते हो, तुम ये नहीं कहते वो आपकी तरह लगता है, राशिद खान आपकी तरह लगता है। तुम मुझे इंफीरियर क्यों फील कराते हो? मुझे तुम ये बताओ कि आप उसकी तरह लगते हो, आप उसकी तरह लगते हो, वो मेरी तरह लगते हैं। ठीक है भाई, हम इकलौते पीस हैं। गेंदबाज है? कर लो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बना लिया सबने? पक्की बात है, चलें? चलो जी। CEADB, किस किस ने ये बनाया? मुझे नहीं लगता किसी ने भी बनाया। देखो आपके आंसर, CEABD गलत बना दिया, गलत बना दिया। किसी ने भी नहीं बनाया, एक आधे को छोड़ के। बनाया भाई, बनाया है, बनाया भाई, एक आधे ने बनाया, बहुत बढ़िया। बाकी सब गलत बना रहे हैं। चलो जी, देख लेते हैं एक बार। हाँ, देखें, सीखें। देखो, लेवल थोड़ा अच्छा था इसलिए आप लोग पजल हो गए, लेकिन इतना भी लेवल अच्छा नहीं था। आपकी रीडिंग अच्छी होती, चीजों को जोड़ना आपको आता, कोहेरेंस, कोहेरेंस समझते हैं, लॉजिकल चीज अगर आप ढूंढ पाते तो आप बहुत आसानी से कर देते, और यही इसके अंदर आपको स्किल चाहिए पैराजंबल्स को करने के लिए। बाकियों से लेवल इसका अच्छा है। आओ जरा देखते हैं कितना मुश्किल है, देखते हैं जरा, आ जाओ। तो ए को बोला गया है, पहले पूरा पढ़ना है, ठीक है? पूरा पढ़ने के बाद कुछ आपको पता लगा कि बीच में तो कहीं बात हो रही है एम्परर्स की, पास्ट में कुछ राजा महाराजाओं की बात कर दी, उसके बाद फिर बीच में कुछ फिलोसफिकल सी बात बीच में ले आए वो, है ना, कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, गोल से रिलेटेड बात कर दी, प्रेजेंट में जीना चाहिए ऐसी कुछ बात कर दी। तो बेसिकली कुछ कंफ्यूज कर गया हमको ये पैराजंबल्स।
ये वाला पैराजंबल होता है। एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे क्लोज स्ट्रेस आरसी और पैराजंबल्स आपकी नजरों के सामने आएंगे जो कहना कुछ चाहते होंगे और कह कुछ और जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत बार ऐसे आरसी, ऐसे क्लोज स्ट्रेस, ऐसे पैराजंबल्स आते हैं जो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल्स लेते हैं किसी बात को कन्वे करने के लिए। समझ में आया? पास्ट में किसी चीज का एग्जांपल लेंगे अपनी मॉरल बात को कन्वे करने के लिए, किसी फिलॉसफी को समझाने के लिए किसी एक चीज का, पास्ट के किसी इंसिडेंट का एग्जांपल ले लेंगे और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तो पास्ट में किसी इंसिडेंट की बात हो रही थी और यहाँ अभी कोई फिलोसफिकल बात हो गई। तो ऐसे जो पैराजंबल्स आरसी क्लोज टेस्ट होते हैं, इसमें आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आप कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ 90% बच्चों ने आंसर गलत दिया, रीजन यही है। और ये जो चीजें आपकी इंप्रूव होती हैं, ये तब इंप्रूव होती हैं जब आप एसेज बहुत अच्छे अच्छे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ते हैं। अखबार पढ़ देने से इतना सब कुछ अच्छा नहीं होता है। आपको मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ा करो आप लोग, ठीक है। और अखबार के अलावा आप जो प्रीवियस आरसी जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, आप उसको भी पढ़ा करो। तो अपनी रीडिंग स्किल्स को थोड़ा डाइवर्सिफाई करो चीजों को, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी डेवलप होगी। दूसरी बात, जब आप पैराजंबल करते हो तो आप अखबार, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो देखा करो कि फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन जो, जैसे मान लो कोई भी आर्टिकल है न्यूज़पेपर में, कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, अभी मैं इसको समझाता हूँ, डोंट वरी। तो आप देखा करो फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन फर्स्ट क्यों है, ऐसा इसके अंदर क्या खास है कि ये फर्स्ट लाइन है। अच्छा, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में आपको क्या कनेक्शन दिखाई दे रहा है, तो ऐसे कनेक्शन को पकड़ा करो। अच्छा, ये प्रोनाउन इसके लिए आया हुआ है, अच्छा ये बात आ रही थी, फिर इसके लिए ये वाली बात हुई हुई है, फिर सेकंड वाली लाइन थर्ड वाली लाइन से कैसे कनेक्टेड है। तो ये सब स्किल्स हैं, ये घर पे आपको अलग से करनी होंगी। बात समझ में आ रही है? हर आर्टिकल की पहली लाइन को थोड़ा अच्छे से देखा करो, आपकी इंट्यूशन डेवलप होती है। अच्छा, इस टाइप के पहले सेंटेंस होते हैं, अच्छा फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है, अच्छा ऐसे ऐसे कनेक्शंस भी हो सकते हैं। जब पैराजंबल्स आए तो मैं देखूंगा इस टाइप के कनेक्शन। तो बेसिकली रीडिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा चीजें करना ही आपको यहाँ पे सक्सेस दिलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जबकि ये कोई करता नहीं है। आप क्या करते हैं, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ रीडिंग, शुरू हो गया बस रीड कर दिया जी, आज का जी 1 घंटा पूरा हो गया जी। रीडिंग नहीं करनी बेटा, रीडिंग के साथ कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, चीजों को समझना भी है। रीड तो 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा। चाचा का लड़का 5वीं क्लास में मेरे, उसको मैं कहूंगा कि भैया ये रीड कर दे, एकदम बिल्कुल चकाचक बढ़िया प्रोनाउंसिएशन के साथ रीड भी कर देगा। हो सकता है हल्का बहुत तोतलाए लेकिन रीड कर देगा, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि लिखा क्या हुआ है, कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में डिफरेंस है और आपको दोनों चीजें यहाँ पे अपनी इंप्रूव करनी है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? बोलो हाँ। आ जाओ फिर इसको बनाते हैं, देखते हैं भैया कितना मुश्किल था, क्या लेवल था इसका। पानी पी लूं हल्का सा। मुझे बताओ क्या ए फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता? हाँ भाई, ए फर्स्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? इसके अंदर बट लिखा हुआ है, मतलब कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, तो पहले कोई बात की होगी तभी तो बट लिखेंगे। बट दिस मेक्स अस मोर, क्या ये चीज हमें सेटिस्फाई करती है ज्यादा? क्या चीज, हमको तो नहीं पता है, हटाओ। बी में बोल रहा है कि द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन पीपल आर सो फिक्सेटेड। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग बहुत ज्यादा फिक्सेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। कैसी प्रॉब्लम आती है, कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, कुछ तो बताओ। शुरू हो जाए डायरेक्ट कि प्रॉब्लम तब आती है जब बहुत ज्यादा लोग फिक्सेटेड होते हैं ऑन व्हाट दे वांट टू अचीव दैट डे। और दूसरी बात, प्रॉब्लम की बात शायद यहाँ पे की हुई है पहले, यस और नो। तो डा प्रॉब्लम, तभी तो बोला ना डेफिनेट कर रहे हैं, दा प्रॉब्लम हो तो वैसे ही बाद में आएगा, पहले प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आनी चाहिए, फिर बोलेंगे ये वाली प्रॉब्लम तब आती है। तो ये तो फर्स्ट हो ही नहीं सकता ना, ये हो सकता। आ जाओ सी को देखते हैं। अब इसने बोला व्हेन साइरस द ग्रेट, नाम है ये राजा का, साइरस द ग्रेट हैड 10,000 कुक्स प्रिपेयर न्यू डिशेज फॉर हिज टेबल। कह रहा है कि एक तरफ जहां पे साइरस द ग्रेट के पास 10,000 कुक्स थे, 10,000 कुक थे जो कि प्रिपेयर करते थे उसके लिए नई नई डिशेज, उसकी टेबल पे पिरोसते थे। उस तरफ, दूसरी तरफ जो रेस्ट ऑफ पर्शिया था, शायद ये पर्शिया का राजा होगा, फिर बाकी जो सारा पर्शिया था, हैड बेयरली इनफ टू ईट, उनके पास खाने को दाना ही नहीं था। बात समझ में आई? कह रहा है जहां एक तरफ, और पास्ट की बात हो रही है, जब कभी भी पैराजंबल्स की बात करते हैं तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पास्ट वाला पहला हो सकता है, पास्ट से होते होते प्रेजेंट में, फिर हम फ्यूचर में जाते हैं। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि पास्ट वाले जनरली फर्स्ट होते हैं, प्रेजेंट वाले बीच में, और फ्यूचर वाले जनरली एंड वाले सेंटेंस होते हैं जो कि सजेशन दे रहे होते हैं। यस और नो, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इसमें यह बोला गया कि जो साइरस द ग्रेट था उसके पास 10,000 कुक्स थे, डिशेज उसके बनाते थे। वहां दूसरी तरफ पर्शिया, जो अधिकतर जो पर्शिया था, मतलब बचा हुआ जो पर्शिया था, उनके पास खाने को दाना नहीं था यार।
दिस कुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, सो आई हैव शॉर्टलिस्टेड इट। क्लियर है? डी में बोला इनफैक्ट। इनफैक्ट बेटा हम तब यूज करते हैं जब कोई बात हमने पहले कह दी है, उसी बात पे जोर डालना हो। इनफैक्ट ये नहीं, ये है, ऐसे बोलते हैं। इनफैक्ट दिस थिंग हैपेंड, ऐसे बोलते हैं ना। तो इनफैक्ट किसी बात पे जोर डालने के लिए आता है, कोई पहले बात तो कहो तभी तो जोर डालेंगे ना, ऐसे ही जोर डाले जा रहे हो। तो सी आपका पहला सेंटेंस अभी तक। ई में बोले, ई में बोला कि इन दिनों अगर हम बात करें, दीज डेज एवरी हाउस होल्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब होता है द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यस और नो, है ना। अमेरिका, यूके, जापान, चाइना, डेवलप्ड कंट्रीज क्यों बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड। तो इन दिनों की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर प्रत्येक घर के अंदर ना एक्सेस है रेसिपीज का, है ना, ऑफ द मोस्ट डाइवर्स लैंड। अलग अलग जगह पे जो खाना बनता है उन सबका एक्सेस है। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड की बात करें, वहां पे घरों की बात करें, सबके पास एक्सेस है और वो डुप्लीकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं फीस्ट ऑफ पास्ट एम्परर्स को। पास्ट में जो राजा महाराजा हुए थे उनके जो खाने बनते थे, फीस्ट मतलब खाना, जो शाही खाना बनता था, उसको भी कॉपी कर सकते हैं। आज के टाइम पे हर चीज का एक्सेस है, तो ये भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस दिख रहा है, सी मुझे इंडिपेंडेंट दिख रहा है, ई दिख रहा है, लेकिन आप मुझे बताओ अब दोनों में से फर्स्ट कौन सा होगा। तो बताया ना, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर में जाते हैं। तो पास्ट वाला कौन सा है? साइरस वाला पास्ट है, और दीज डेज वाला इन दिनों की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट है। और दूसरी बात एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे पास्ट एम्परर्स की बात की है, देखो एम्परर की बात यहाँ पे कर दी है ना। और आप दोनों को समझेंगे तो बात समझो प्यार से। एक तरफ उसने ये कहा था कि देखो अलग अलग तरीके से समझना इस चीज को। साइरस जो ग्रेट थे उसके पास 10,000 कुक्स थे और बाकी सारे रशिया के पास खाने को दाना नहीं था। पहले एक बात कही, कहता है अगर पास्ट की चीज को आज की चीज से कंपेयर करें तो इन दिनों हम लोग देखें तो इन दिनों हर इंसान के पास एक्सेस है ना, मोस्ट डाइवर्स लैंड्स का, जहां पहले सिर्फ राजा महाराजा के पास हुआ करता था, बाकी पर्शिया के पास नहीं था। आज के टाइम पे सबके पास एक्सेस है और राजा महाराजाओं के खाने को भी कॉपी कर सकते हैं आज के टाइम पे। बात समझ में आई? ये दोनों सेंटेंस कैसे आपके सामने रखे गए हैं। पहले पास्ट का एक एग्जांपल दिया कि पहले कुछ भी नहीं था, बस राजा महाराजा के पास था, आज के टाइम पे सबके पास है। तो पहले पास्ट और फिर प्रेजेंट आना चाहिए ना। सी और ई का आपका पेयर भी है। लो, पॉइंट समझ में आया सभी बच्चों को अच्छे तरीके से। अब उसके बाद आपको पता है एडीबी के अंदर ब्लॉक है, बहुत तगड़े लेवल का ब्लॉक है, क्योंकि सी और ई तो आपने फर्स्ट बता ही दिया है। सी एक तरफ पास्ट, एक तरफ प्रेजेंट, और ए, डी और बी के अंदर ब्लॉक है। कैसा ब्लॉक है आप ध्यान से पढ़ो ए को। बट डज दिस मेक अस मोर सेटिस्फाइड? क्या ये चीज हमें और सेटिस्फाई करती है? क्या आगे बोला दिस पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन। दिस पैराडॉक्स ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशन सजेस्ट दैट, ये जो बढ़ती हुई हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, ये चीज हमको सजेस्ट करती है कि जो इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ माइट बी इनसरमाउंटेबल टास्क। इनसरमाउंटेबल मतलब जिसको अचीव ना किया जा सके। कह रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जो हमारी बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशंस है ना, ये सजेस्ट करती हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना ना, ये एक इनसरमाउंटेबल टास्क है। मतलब हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर ही नहीं सकते हैं। अब ये अजीब सी कहीं पे कुछ बात बोल दी, जबकि हमारी यहाँ पहले कुछ और बात हो रही थी सी और ई के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? पैराडॉक्स ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशंस, हमारी जो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। इन्हीं राइजिंग एक्सपेक्टेशंस को ही डी के अंदर ना आवर डिजायर टू एस्केलेट आवर गोल्स बोला हुआ। देखो ना, राइजिंग एक्सपेक्टेशंस और डिजायर टू एस्केलेट आवर गोल्स घुमा के बोला हुआ, ध्यान से देखो। सारी बातें छोड़ दो, भले आपको पेड़ न बना, आप ये चीज देखो। क्या ये चीज हमें सेटिस्फाई बनाती है? हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है, लेकिन इतना बोला है आगे कि जो बढ़ती हुई हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये सजेस्ट करती है कि लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना बड़ा मुश्किल टास्क है। फिर बोल रहा है कि इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम अपने डिजायर को एस्केलेट करते हैं, अपने गोल को बढ़ाने की डिजायर को बढ़ाते हैं। तो वही एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाना और अपने गोल्स की डिजायर को बढ़ाना एक ही तो बात है। अब आप मुझे बताओ, क्या सी ई का था एक तरफ पास्ट एक तरफ प्रेजेंट, तो क्या ए और डी का नहीं है? इस चीज को पकड़ के मैंने नहीं ढूंढ लिया चीज को, क्योंकि पूरा का तो समझ में आ नहीं रहा। और फिर जब मैंने कहा था कि प्रॉब्लम की बात हुई है और यही प्रॉब्लम फिर यहाँ पे डिस्कस की है, क्या आखिरी में ए डी बी नहीं जाएगा? बताओ जरा। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम अपने गोल्स को बढ़ाते हैं, उसकी डिजायर को बढ़ाते हैं, एज लॉन्ग एज वी एंजॉय द स्ट्रगल अलोंग द वे। तो कहता है गोल्स को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हम अपने गोल्स के स्ट्रगल को सहने के लिए तैयार हैं या उसको एंजॉय करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? कह रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है गोल्स को बढ़ाने में जब तक स्ट्रगल के लिए तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इतने ज्यादा फिक्स हो जाते हैं
जो चीज वो अचीव करना चाहते हैं उस चीज के ऊपर कि वो प्रेजेंट से प्लेजर को डिराइव ही नहीं कर पाते, वो प्रेजेंट मोमेंट से प्लेजर ले ही नहीं पाते हैं। और जब ऐसा होता है दे फॉरफिट देयर चांस ऑफ कंटेंटमेंट, तो सेटिस्फेक्शन का जो चांस है उसे खो देते हैं। 12 बजे चलें, करें जी शुरुआत, रेडी हैं सभी? चलिए जी। तो जो भी नए बच्चे हैं टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तरुण ग्रोवर इंग्लिश, आपको स्क्रॉल में नाम दिखाई दे रहा होगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो जो प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस होती हैं उन क्लासेस का शेड्यूल और आपको लिंक मिल जाया करेंगे, तो आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पॉइंट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? चलें, चलो तो पैराजंबल आपने बनाना है। आज का सबसे पहला पैराजंबल, 3-4 पैराजंबल्स हम लोग करेंगे। पहले आसान लेवल का मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि कल भी मैंने आपको पहले आसान करवाया था, फिर मॉडरेट, फिर लेवल बढ़ाया था, आज भी वैसा ही करेंगे। पहले सिंपल फिर मॉडरेट और फिर थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। तो आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, 2 मिनट आपके पास है, इसे बनाइए और मैं लॉजिकली अप्रोच करना आपको सिखाता हूँ क्वेश्चन आपकी निगाहों के आगे। बनाओ भाई बनाओ, सभी बनाओ। नहीं हो पाता है ट्राई करो फिर, आप तो पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, बनाने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। SBI PO मेंस का बैच वरुण आएगा, क्योंकि अभी क्लरिकल लेवल के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो SBI क्लर्क मेंस का 1:30 बजे चल रहा है द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पर, तो बच्चे आप वहां से देख सकते हैं। ओके वरुण, और SBI PO मेंस का भी कुछ टाइम बाद आएगा, मेंस का भी डिस्क्रिप्टिव का भी सब कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल जबरदस्त लेवल के जो तगड़े क्वेश्चंस होते हैं ना वही करवाएंगे आपको, जो जरूरी है। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं शांत हो जाता हूँ, आई एम सॉरी, माफी चाहूंगा बाकियों को अगर डिस्टर्ब हो रहा हो तो, अब नहीं बोलूंगा, करिए प्लीज। बनाओ बनाओ भाई, जल्दी बनाओ, आंसर आने शुरू हो गए हैं। आंसर आने शुरू हो गए हैं। BDAEC, ओके कूल, BDAEC और BDCAE भी बना रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, आज ये मैच करने की कोशिश करते हैं। BDAEC इज द राइट आंसर, BDAEC इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे हैं जो BADCE भी बना रहे हैं, जो कि वो गलत है। एक आधा तो BADEV लिख रहा है, ई कहाँ से आ गया, वी कहाँ से आ गया, खैर कोई बात नहीं, चलिए चलिए सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि इसे पूरा पढ़ना है। देखो लॉजिकली अप्रोच करना है तो आपको एक बार इसे स्किम करना पड़ेगा, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक इसे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जब आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि एक औरत रो रही थी और दूसरी औरत उसके आंसू पहुंच रही थी, कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है, यस और नो? आ रहा है। तो 1 बाय 1 सबको टैकल करने की कोशिश करते हैं। क्या ए फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, मैंने पूछा क्यों, क्योंकि उसके अंदर शी लिखा हुआ है, हमको नहीं पता है कि शी कौन है, तो पहले नाउन इसका आना चाहिए। बी में लिखा हुआ आई ऑलवेज रिमेंबर द वुमेन, मैं हमेशा याद रखूंगा उस महिला को जिसने मुझे टिश्यूज दिए थे जब मैं रो रही थी या रो रहा था ट्रेन में, और आई वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू कीप इट टुगेदर। टू कीप इट टुगेदर का मतलब होता है कि अपने आप को शांत रखना, अपना कंपोजर को मेंटेन रखना, अपने टेम्परामेंट को शांत रखना, गुस्सा ना आना या इमोशंस में ना बह जाना। तो इफ यू आर कीपिंग इट टुगेदर, कहने का मतलब अपने आप को शांत रख रहे हैं। तो मैं हमेशा याद रखूंगी उस महिला को जिसने मुझे टिश्यूज दिए जब मैं ट्रेन में रो रही थी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी अपने आप को रोकने की, अपने आप को ना रोने देने की। यस और नो? तो ये हो सकता है। अब एक आधा बच्चा पूछ रहा होगा सर आई से कैसे सेंटेंस शुरू हो सकता है? बच्चे जो आई है वो ऑथर भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आई सर किसके लिए आया हुआ, पहले किसी की बात मेंशन करनी पड़ेगी तब आई आएगा, ऐसा नहीं है। आई वाले फर्स्ट सेंटेंस हो सकते हैं, आई ऑथर भी हो सकता है, ऑथर खुद भी तो एक्सप्लेन कर सकता है चीजें। तो बी मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया, लेकिन फिर से सी में शी है,
इधर भी आपको शी दिखाई दे रहा है, इधर भी आपको शी दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे किसी की बात पहले हो रखी है तभी तो शी आएगा। मतलब ये बात तो कंफर्म्ड है कि बी आपका पहला होगा। लो मैं यहाँ पे लिख दूं कि बी पहला होगा फर्स्ट सेंटेंस। अब फर्स्ट के बाद आपको सेकंड ढूंढना है। अब फर्स्ट के बाद सेकंड ढूंढना है, लेकिन सेकंड ढूंढने से पहले मुझे कुछ पेयर दिखाई दे रहे हैं जो कि बिल्कुल क्लियर है। आप लोग देखिए इन्वर्टेड कॉमास में एक तो ये डायलॉग दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड कॉमास में एक आपको ये डायलॉग दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ए और जो आपका ई है ना ये पेयर में है, क्योंकि दोनों में विमेन के डायलॉग की बात हो रही है कि जैसे शी हैंडेड मी द टिश्यूज, उसने मुझे टिश्यूज पकड़ाए और कहा कि वी ऑल हैव बीन देयर, हम सब के सभी इस पोजीशन से गुजरे हैं, क्राइंग ऑन द ट्रेन, ट्रेन में हम सब रोए हैं और इट सक्स, और ये बहुत बुरी चीज है, बहुत बेकार चीज है। और एक डायलॉग ये बोला एज शी वॉज गेटिंग ऑफ, जैसे ही वो महिला उतर रही थी फिर उसने एक बात और ऐड करी। क्या ऐड करी? कि वट एवर इज रॉन्ग, जो भी गलत है इट विल गेट बेटर, हो जाएगा ठीक यार, जो भी आपके साथ गलत हुआ है। दैट डजंट मीन जस्ट राइट नाउ, कि इसका मतलब ये नहीं कि अभी के अभी ठीक हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, बट इट रियली विल, हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है, दो डायलॉग्स हैं, एक तो ये वाला डायलॉग है, ये वाला है जिसमें एडिट करके बोला हुआ था। ऑफ कोर्स ये वाला डायलॉग बाद में होगा, ये पहले होगा। तो हमने बी तो फर्स्ट सेंटेंस ढूंढा था और हमने ए और ई का तो पेयर ढूंढ लिया था। बोल दो हाँ, बताओ ना मुझे। उस ए और ई के अंदर जो दूसरी महिला है, जो महिला रो रही थी, उसे कुछ ना कुछ बात कह रही है। जो दूसरी महिला है, जो महिला रो रही थी, उसे कुछ ना कुछ बात कही जा रही है। लेकिन जो दूसरी महिला है, रोने वाले महीनों को महिला को बातें तो तब कहेंगी ना जब उस महिला ने रोते वाली को देखा होगा कि वो रो रही है, तभी तो उसको कुछ ना कुछ आके टिश्यूज पकड़ाए होंगे, तभी तो कुछ ना कुछ आके फिलॉसफी वाला ज्ञान दिया होगा। पहले उस महिला ने देखा होगा ना कि वो ट्रेन में बैठी हुई रो रही है, तो वो बात देखो यहाँ पे कर रखी है, एवरीवन एल्स लुक्ड अवे बट नॉट शी। देखो ना, बी में अगर देखें तो मैं हमेशा याद रखूंगी उस महिला को जिसने मुझे टिश्यूज दिए, है ना, क्योंकि मैं ट्रेन में रो रही थी। अब उसमें बोला एवरीवन एल्स लुक्ड अवे, हर किसी ने नजर पलट दी लेकिन उस महिला ने नहीं पलटी। यस और नो, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपका बी के बाद बेसिकली डी आना चाहिए और तभी ए ई आ सकता है, क्योंकि पहले महिला ने देखा होगा, उसी के बाद में वो सारी चीजें हुई होंगी। अब आपके सामने बच गया सी, या तो यहाँ आएगा या एंड में आएगा, और सी में एक तरीके का कंक्लूजन बताया जा रहा है फ्यूचर का। फ्यूचर का सेंस हमेशा एंड में ही होता है। शी वॉज दिस रेगुलर बिजनेस लेडी, वो एक आम बिजनेस लेडी थी। शी वॉज अ हीरो टू मी, वो मेरे लिए हीरो थी। ऑल्सो शी इंस्पायर्ड मी, उसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं भी कैरी करूं लिटिल पैक ऑफ टिश्यूज इन केस आई सी समवन क्राइंग, अगर मैं किसी और को रोते हुए देखूं तो मैं भी टिश्यूज दूं। तो ये एक उसको कंक्लूजन दिया, कंक्लूजन हमेशा एंड में आता है, सी एंड में आना चाहिए, तो मतलब यहाँ नहीं आएगा, तो बी डी ए ई सी, बी डी ए ई सी, बात खत्म हो गई है। बी डी ए ई सी, फटाफट देख लो, फटाफट से। पहला बी था आपका, हाँ जी सर पहला बी था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या ए और ई का पेयर था? हाँ जी सर, दोनों में, इसमें भी डायलॉग की बात की थी, इसमें भी डायलॉग की बात की थी। जो महिला ने टिश्यू दिए वही समझा रही थी, जिस महिला ने टिश्यू दिए उसी ने ही उस रोते हुए महिला को बोला। लेकिन ये सारी बातें तब बोली होंगी जब उसने उसकी तरफ नजर डाली होगी। एवरीवन एल्स लुक्ड अवे बट नॉट शी, हर किसी ने उसे रोते हुए इग्नोर कर दिया लेकिन उस महिला ने नहीं किया। तो मतलब पहले देखा होगा, बाद में डायलॉग्स मारे होंगे, तो डायलॉग से पहले आपका डी आना चाहिए। यस और नो? सी की पोजीशन डिफाइन करनी थी कि बीच में आएगा या एंड में आएगा। सी में बोल रहा है कि मुझे भी इंस्पिरेशन मिली, तो जाते जाते सारी चीजों से उसने क्या सीखा ये बात बताइए सी के अंदर। तो बेसिकली ये एंड में जाता है, तो लो एंड में जाता है, यहाँ पे आना चाहिए, काटा मार दिया। बी डी ए ई सी, बी डी ए ई सी, बात क्या थी इसके अंदर, समझ में आया क्या? अरे बोल दो, आओ। भाई एसएससी वालों के लिए अभी कोई कोर्स नहीं है, क्योंकि मैं बैंक एग्जाम कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, तो फिलहाल उन्हीं के लिए कोर्स चल रहे हैं। बनाओ भाई बनाओ, और लेट मत आया करो यार, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है आप लोगों से। सेशन अच्छा लग रहा है तो खड़का दो लाइक एक। बनाओ इसे, बनाओ जल्दी बनाओ।
जल्दी जल्दी बनाओ भाई, आसान है बहुत। आंसर बता सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आने शुरू हो गए हैं, EABDC। गलत कर दिया भाई साहब, गलत गलत हो गया, गलत हो गया। बी से शुरू कर दिया अर्पित शुक्ला ने। अरे दादा, EACBD, बहुत बढ़िया। किसने बनाया ये? EACBD, प्रशांत श्रीवास्तव। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। EACBD एकदम सही, बहुत बढ़िया। आ जाइए सीखते हैं कैसे बनाइए। मैं आराम आराम से समझाता हूँ, आपने जल्दी जल्दी नजरें चलानी है अपनी, ठीक है। दिमाग को बहुत जल्दी यूज करना है, लेकिन समझाने में वक्त लगता है क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले आपने पूरा पढ़ा है इसे। पूरा पढ़ने के बाद आपको पता लगा कि कुछ बात हो रही है इसके अंदर कि कोई एक ऑफिसर है ना, और उसने कुछ ना कुछ काम किया, अरेस्ट करवाया है किसी क्रिमिनल टाइप इंसान को, या सुनो ऐसी कुछ बात हो रही है ना। चलो देख लेते हैं एक बार, फर्स्ट कौन सा होना चाहिए। क्या ही वाला फर्स्ट हो सकता है? आप मुझे बता दो, ही वाला फर्स्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता। ही कौन है हमको पता लगना चाहिए पहले, गलत हो गया। इसमें भी शायद ही आया हुआ, देखो यहाँ पे भी ही आया हुआ, ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। डिफॉल्टर शुड बी बिवेयर पांडे कैन बी परसिस्टेंट। पांडे का पूरा नाम यहाँ पे लिया हुआ अजय भूषण पांडे, तो पहले पूरा नाम आता है या पहले सरनेम आती है? ऑफकोर्स सरनेम बाद में, पहले पूरा नाम पता होना चाहिए हाँ कि ना। जैन का नाम यहाँ पे अधूरा है क्योंकि यहाँ पे सुरेश जैन पूरा नाम लिया हुआ है, यस और नो? तो मतलब ई ही बचा, ई पहला होगा, और कुछ बच्चे बी बना रहे हैं। इतनी बात तो कंफर्म हो गई ना, इतनी बात कंफर्म हो गई ना कि यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी है अजय भूषण पांडे। वो आर्किटेक्ट है किसका? न्यू इनकम टैक्स रेजिम का, जो नया इनकम टैक्स आया है ना पूरा का पूरा, उसका आर्किटेक्ट है, मतलब उसी ने ही बनाया है, जिसका खुलासा यूनियन बजट में हुआ था। अनवील का मतलब रिवील करना। तो अजय भूषण पांडे हैं जिन्होंने न्यू टैक्स रेजिम को बनाया है, पूरा सिस्टम बनाया है नए टैक्स का, और इसका खुलासा यूनियन बजट में हुआ था। तो ई हमारा पहले, लो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ई इज द फर्स्ट सेंटेंस। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, बजट की बात हो रही है, बजट की बात यहाँ पे भी हो रही है, और ये ही कौन है? ये पांडे ही होगा, ऑफिसर में, मतलब एक तरीके का सेक्रेटरी है, यस और नो? तो ही सैड, ध्यान से देखो, ही सैड एट अ पोस्ट बजट इंटरेक्शन इन चेन्नई। ध्यान से देखो, ही सैड एट अ पोस्ट बजट इंटरेक्शन इन चेन्नई। ये ही कौन है? ये पांडे है। पोस्ट बजट, क्योंकि बजट में उसने खुलासा किया था नए टैक्स का, तो बजट के बाद वाली इंटरेक्शन में वही तो बोलेगा, पांडे ही तो होगा ना ये। तो बजट की बाद वाली इंटरेक्शन में चेन्नई में उसने कहा कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है ना, ये कॉम्ब कर रहा है डेटा को। कॉम्ब का मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये डेटा को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, कि किसने रेवेन्यू लीक किया है। दोबारा पढ़ेंगे इसे। He said at a post-budget interaction in Chennai that tax department was combing data to identify sources of revenue leak। मतलब उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है जहां से रेवेन्यू लीक हुए हैं। तो डेटा को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जा सके जहां से रेवेन्यू लीक हुए हैं। तो क्या आपका ई और ए पेयर में नहीं है? बता दो मुझे फटाफट से। हाँ जी सर, पेयर में है, डेफिनेटली है। अच्छा एक बात बताएंगे छोटी सी, रेवेन्यू लीक के सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो जो भी इंसान रेवेन्यू को लीक करेगा वो गलत इंसान होगा। ऐसे इंसान को डिफॉल्टर्स नहीं कहा जाता। डिफॉल्टर्स वही तो होते हैं, या तो डिफॉल्टर्स लोन ले लेते हैं और पैसा नहीं चुकाते हैं, डिफॉल्टर्स वो होते हैं। या डिफॉल्टर्स हर उस इंसान को बोल सकते हैं जो गलत काम करता है, यस और नो? तो डिफॉल्टर शुड बिवेयर, उनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो पांडे जी हैं हमारे परसिस्टेंट हो सकते हैं, पीछा नहीं छोड़ेंगे, हाथ दोगे पीछे पड़ जाएंगे, मतलब आड़े हाथ लेंगे आपको। तो जिसने भी सोर्स लीक किया है ना, सावधान हो जाए, पांडे जी सबका गेम बजा देंगे, यस और नो? पक्की बात है 100%। ई, ए और सी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आपका बी और डी में पेयर है। बी और डी में पेयर कैसे है? पहले सुरेश जैन जी का पूरा नाम लेंगे, बाद में जैन साहब करेंगे ना। अरे पहले नाम पता होना चाहिए पूरा, सुरेश जैन, बाद में जैन बोलेंगे, मतलब बी और डी का आपका पेयर था। अरे बात ही क्या थी, EACBD प्रीलिम्स लेवल का आपका ये पैरा जंबल था। आप एक चीज देखो कि मैं कैसे कैसे पॉइंट्स को पकड़ रहा हूं। आप नोट करो कि मैं क्या पूरे के पूरे पॉइंट्स को देख रहा हूं, नहीं, छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ रहा हूं।
तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इन्हीं को पकड़ के आप पैराजम्बल्स कर सकते हैं। आप सारे कंप्लीट उसको देखने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट पिक्चर तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। वो वाला प्रोनाउन किसके लिए आया हुआ है, ये वाला वर्ड किसके लिए यूज हुआ हुआ है, इस वाले इसके बाद क्या सेंस आ रही है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट से बढ़ देते हैं एक बार जल्दी से। यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी है पांडे जी, वो आर्किटेक्ट है न्यू टैक्स रेजिम के, जिसका खुलासा उन्होंने किया यूनियन बजट में। फिर बजट के इंटरेक्शन के बाद पांडे जी ने चेन्नई के अंदर ये कहा कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है डेटा को इन्वेस्टिगेट कर रहा है ताकि उन सोर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके जहां से रेवेन्यू लीक हुए हैं, और जिसने भी रेवेन्यू लीक किया जो डिफॉल्टर है ये सावधान रहे क्योंकि पांडे जी भाई साहब कतल आदमी है एकदम बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है एज जलगांव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन अर्ली 90s, और पांडे जी पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी थे जलगांव में अर्ली 1990s में। उन्होंने अरेस्ट किया था पावरफुल लोकल पॉलिटिशियन सुरेश जैन को क्योंकि वो प्रमोट कर रहा था अनऑथोराइज्ड शॉप्स। और फिर बाद में यही जो जैन है ना, जैन जो है ये अन्ना हजारे के रडार में आ गया और इसको कन्विक्ट किया गया करप्शन के चार्जेस के। समझ में आया? पक्का। बिवेयर के साथ बेटा ऑफ तब आता है जब किसी चीज से बिवेयर होते हैं, बिवेयर ऑफ समथिंग होता है ना, आगे कोई चीज लिखी नहीं हुई है ना। समझ में आया? तो EACBD। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें क्या? चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा फाइनेंस और इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ करने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसी लैंग्वेज भी आपको करनी जरूरी है, इजी इजी थोड़ी करते रहोगे। हालांकि ये पैराजम्बल बहुत इजी है जो हम करने जा रहे हैं, क्लरिकल लेवल का है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी खूबसूरत है और आपसे रिलेटेड ही है। मतलब आप जिन चीजों में जाना चाहते हैं, जिस तरीके की जॉब चाह रहे हैं, तो ऐसे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो 5 स्टेटमेंट दी है ABC 1-2, 5 स्टेटमेंट है ABC और 1-2। अमंग देम स्टेटमेंट ABC आर इन करेक्ट ऑर्डर, मतलब 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है जिसमें एक A है, एक B है, एक C है, एक 1 है, एक 2 है, जिसमें ABC तो करेक्ट ऑर्डर में है जहां पे भी होगा, चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो। आपने बस 1 और 2 की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना और लॉजिकली आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन आपके सामने। समझ में आ रहा है? समझ में आया? देखो ABC जहां पे भी है वो पेयर में है, हमेशा पेयर में कह रहा हूं, ब्लॉक में है। ABC ऑर्डर में है, एक ब्लॉक में है। आपने बस 1 2 की पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो 1 2 की बतानी है, 1 2 के 4 की नहीं बतानी है, ठीक है। चलो आ जाओ, बताओ। करो करो जल्दी करो। आंसर आने शुरू हो गए। इतनी जल्दी? 2 1 ABC। ओके 2 1 ABC। ABC 2 1। करो भाई करो, 1 2 का 4 4 2 का 1। माई नेम इज लखन, सजनों का सजन। आज हर जगह 1 2 हो रहा है। यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे भी 2 है। ये जो मेरे दोस्त लेट आए हैं, कहाँ घूमने गए थे भाई? कहाँ मौज चल रही थी? बैठे पूरी मौज ले रहे हो? टाइम से आ जाया करो, पढ़ लिया करो यार। इसका जो आंसर है बच्चे C है। ABC 1 2, मतलब जो लिखा हुआ वही है, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। खाम खाम में ऐसे ही लड़ा रहे हैं पेचे तगड़े। आओ, इसको सीखने से पहले 2 3 टर्म्स है, इनको सीखेंगे पहले। वैसे तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन 2 3 टर्म्स है, इनको सीखेंगे। पहला है SIP। SIP का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये पहले मैंने शायद आपको पढ़ाया भी है। SIP इज क्वाइट सिंपल। इट एंटेल्स, एंटेल्स का मतलब इंक्लूड होना। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इन्वेस्टिंग अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी इन अ म्यूचुअल फंड ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन अ फिक्स्ड डेट। एक तरीके का FD कह लीजिए आप, है ना। फिक्स्ड सम मनी हम म्यूचुअल फंड के अंदर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है आप लोग जानते होंगे, यस और नो, कॉमन सी बात है। एक्सपोजर एक टर्म होती है, फाइनेंशियल टर्म है।
इन फाइनेंस एक्सपोजर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर एसेट। जैसे मैंने किसी जगह पे मान लो इक्विटी में या स्टॉक्स में कहीं पे भी या म्यूचुअल फंड्स में या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट मैंने की और मैंने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, तो वो 100 रुपए एक्सपोजर है मेरा। एक्सपोजर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड किसी पर्टिकुलर एसेट में, किसी भी संपत्ति में आप करते हैं। यस और नो? पक्का? 100%? चलो, अब ये इक्विटी फंड्स क्या होता है? ये म्यूचुअल फंड्स का पार्ट है। क्या है इक्विटी फंड्स? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट, मैं अब समझा देता हूँ। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, 60% होता है ना अपने एसेट्स का, वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं ऑफ न्यूमरस कंपनीज इन सुटेबल प्रोपोर्शंस। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, समझिए ये चीजें बहुत जरूरी है। एक आप स्टॉक मार्केट में खुद पैसा लगाते हैं, बाजार में आप खुद उतरते हैं। एक आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगाते हैं। जब आप बाजार में खुद उतरते हैं, खुद की आप डीमैट अकाउंट वगैरह बनाते हैं, तो आप खुद ट्रैक करते हैं सारी चीजें, कौन सी कंपनीज में सेंसेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है, कौन सी चीज किस लेवल पे चल रही है, आप खुद ट्रैक करते हैं। अब हो तो जरूरी तो है नहीं कि आपको सारी चीजों की नॉलेज हो, कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कि बाजार में अब कौन सी कंपनी गिरेगी, कौन सी उठेगी, कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। आप इतने इंटेलिजेंट तो हो नहीं। तो म्यूचुअल फंड करके भी होती हैं चीजें, जिसमें म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, उन्होंने अपने बड़े बड़े मैनेजर्स, बहुत एक्सपर्ट जो होते हैं वो हायर किए हुए हैं, तो वो कंपनीज में पैसा लगाते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड वालों को पैसा देते हैं, वो आपका पैसा आगे कंपनीज में लगाते हैं, तो वो भी एक तरीके का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही है, म्यूचुअल फंड्स भी। लेकिन यहाँ पे जब आप खुद लगाते थे स्टॉक मार्केट में, तो आपको खुद ट्रैक करना पड़ता था, खुद चीजें देखनी पड़ती थी। वहां एक्सपर्ट बैठे हैं, बस आपने एक्सपर्ट को अपना पैसा दे दिया, एक्सपर्ट अब आगे कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। हाँ कि ना? पॉइंट समझ में आ रहा है? बस यहाँ पे आपको जो रिटर्न का रेट होता है थोड़ा कम होता है, वहां पे थोड़ा ज्यादा होता है खुद से जब करते हैं तो बेसिकली जब आप म्यूचुअल फंड्स में है ना पैसा लगाते हैं ना, इक्विटी फंड्स में, म्यूचुअल इक्विटी फंड्स में जब आप पैसा लगाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, 60% जो आपका पैसा होता है ना, वो क्या कर देते हैं, न्यूमरस कंपनीज में लगा देते हैं, आपके पैसे का 60%। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, आफ्टर एलोकेटिंग अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन टुवर्ड द इक्विटी सेगमेंट, तो जो 60% उन्होंने कंपनीज में लगा दिया, इक्विटी में लगा दिया, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है ना, वो जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है, वो किस चीज में, वो डेट देने में, कर्जा देने में, लोगों को मतलब लोन वगैरह देते हैं, और मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ट्रेड क्रेडिट है। ये सारी फाइनेंशियल टर्म्स है, इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं। तो बेसिक बात क्या है, बेसिक मुद्दा क्या है, बस आप तीन चीजें समझिए। एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपोजर मनी को बोलते हैं, और इक्विटी फंड्स क्या है, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो लोग आगे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड्स एक तरीके का म्यूचुअल फंड्स। क्वेश्चन पे आते हैं, तो या तो पहला सेकंड होना चाहिए, या फर्स्ट होना चाहिए, या ए होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? आप ध्यान से पढ़ेंगे, ए में क्या लिखा हुआ, यू डू नॉट रियली नीड अदर इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अनलेस यू अंडरस्टैंड दे रियली रिटर्न। क्या? कि आपको बिल्कुल भी अदर इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, जब तक आप ये ना समझे कि वो कितना आपको रिटर्न देते हैं, है ना। इंश्योरेंस के नाम पे हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, जब तक आपको पता ही नहीं कितना रिटर्न आ रहा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की। यस और नो? हो सकता है इंडिपेंडेंट है। क्या फर्स्ट हो सकता है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, यू कैन स्टार्ट विद 15 to 20% एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब मनी। तो अपनी टोटल सेविंग का आप 15 से 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी फंड्स के अंदर, और ग्रेजुअली फिर इंक्रीज कीजिए 50 से 60% अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। क्या ये बीच का पार्ट नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए बोल दिया? ये ज्यादा आपका जनरल है, ये ज्यादा इंडिपेंडेंट है, कि आपको किसी भी इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, जब तक आप ये ना समझ पाए कि वो प्रोडक्ट आपको कितना रिटर्न दे रहा है। ये इंडिपेंडेंट है, ये बीच का पार्ट है। कि शुरू कर लीजिए 15 से 20% एक्सपोजर से। किस चीज में शुरू कर लें? अच्छा, आगे बोल रहे इक्विटी फंड्स में क्यों कर ले, कुछ पहले बात तो बताओ, कुछ बेस तो सेट करो। आप डायरेक्ट फर्स्ट नहीं बता सकते ऐसे। चलो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में बोल रहा रिमेंबर, याद रखना, इक्विटीज आर नॉट मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम्स और लेस देन 5 ईयर्स। इक्विटीज में जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, ये 5 साल से कम के नीचे आप नहीं कर सकते। आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट जो फॉल्स आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर जब आप इक्विटीज में करते हैं, तो क्या ये सजेशन नहीं है? क्या ये सजेशन नहीं है कि 5 साल से नीचे आपको नहीं करना, ध्यान रखना है, और जब भी गिरावट आए तो उसके साथ कंफर्टेबल रहना है? तो क्या सजेशन वाले, एडवाइस वाले हमेशा सेंटेंस लास्ट नहीं होते हैं? जिस भी सेंटेंस के अंदर सजेशन, एडवाइस दी जाती है ना, वो हमेशा कंक्लूड कर रहा होता है। कंक्लूड हमेशा एंड में आता है। और आप इसे पहला कैसे बना सकते हैं, मतलब कहने का मतलब पहला ए ही रहेगा, और पहला ए सिर्फ सी के अंदर है और कहीं पे भी नहीं है।
और ए बी सी फिर ब्लॉक में है क्योंकि हर जगह ब्लॉक में है, और उसके बाद फिर 1 और 2 आना चाहिए। पूरा पढ़ लो, मीनिंग समझ में आ जाएगा। आज वो पूरा पढ़ देता हूं मैं आप कि आपको किसी भी इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है जब तक आप ये ना समझे कि वो कितना रिटर्न कर रहे हैं। अगर आप जनरल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस से नहीं, आप एसआईपी से स्टार्ट कीजिए। एसआईपी कहां पे करनी है? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करनी है, क्योंकि ये लोग आगे भी पैसा लगाते हैं दूसरी कंपनीज में, तो आपका पैसा सेफ रहेगा एसआईपी में और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द मल्टीपल चॉइसेस आउट देयर, तरह तरह की चॉइसेस के पीछे मत भागिए। स्टिक टू इक्विटी इंडेक्स फंड्स, ये इसी का पार्ट होता है कि इसी पे ही थोड़ा अपना फोकस रखिए, है ना, ऑन द निफ्टी और निफ्टी 100 इंडेक्स। अगर आप नहीं ट्रैक कर सकते फंड परफॉर्मेंस को, रिव्यू को खुद से नहीं कर सकते, तो इन्हीं पे टिके रहिए आप। यस और नो, इन्हीं के इंडेक्स पे टिके रहिए। फिर आगे बोल रहा है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में 15 से 20%। पहले बोला कि अगर आप मल्टीपल चॉइसेस की जाने की बजाय अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो स्टिक रहिए इसी के ऊपर, और इसी के ऊपर अगर स्टिक रहना है तो पहले 15 से 20% पैसा लगाइए अपनी सेविंग का, और बाद में फिर 50 से 60% लगाइए जब आप कंफर्टेबल हो जाए। और फिर आखिरी में ये भी बोल रहा है कि ये भी ध्यान रखना है कि इक्विटीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 साल से कम टाइम फ्रेम के लिए नहीं करना है, ठीक है, उससे ज्यादा का रखना है। और अगर 5 साल से कम टाइम फ्रेम का आप करोगे तो दिक्कत है, ज्यादा का ही रखना है। ज्यादा का करोगे तो गिरावट उतार भी आती रहेगी, तो उसके लिए फ्रीक्वेंट फॉल्स के लिए आपको कंफर्टेबल रहना है अपनी इन्वेस्टमेंट में। समझ में आया बेटा? पक्का? 100%? सारी चीजें क्लियर हैं? अच्छा था। देखो वही वाली बात है, चीजें सारी आसान थी। अभी यही यही करवाते करवाते 30-40 बच्चे चले गए, सिर्फ इसी इसी पैराजंबल को करवाते करवाते। क्यों? क्योंकि वो भागते हैं इन चीजों से। 90% जनता है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स टाइप्स के, जो हमारे ये आरसी क्लोज टेस्ट पैराजंबल आते हैं ना, उसे भाग जाते हैं। और जाना इनको बैंक में है, नौकरी करनी है इनको बैंक में, सारा दिन आसपास पैसों के आसपास रहना है, पैसा ही पैसा। वो परेश रावल वाला वो मीम है जैसे, माल ही माल होगा, वो पैसा दिखता है, लेकिन पैसे से रिलेटेड जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो नहीं चाहिए। बस मैं जाके कैश गिन लूंगा, वहां पे कैशियर का काम कर लेंगे यार, कस्टमर से तो डील करना है, मेरे को क्या करना है, ये इक्विटी पिक्विटी ओके है ना। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं फाइनेंशियल चीजों में, 1% इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, 1% भी, और चाह रहे हैं फिर बैंक की जॉब करना। तो क्या ये आयरनी है या नहीं है? क्या ये हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है या नहीं है? ऐसे नहीं काम चलता है। जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं उस जगह की सारी चीजों से आपको अवेयर होना चाहिए। जब आप सारी चीजों के बारे में जानकारी रखेंगे ना, तो आपका एक अलग एटीट्यूड जनरेट होगा आपकी आपके प्रिपरेशन के टुवर्ड्स। आप अलग ही लेवल पे प्रिपेयर कर रहे होंगे। आप आसान आसान चीजें, वो राम शाम वाली कहानियां वाले, अब जब क्लोज टेस्ट आरसी पैराजंबल्स आते हैं तो फटाफट कर लेते हैं, और ऐसे एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं भाई, बहुत रेयर आते हैं। प्रीलिम्स में तो फिर भी आ जाते हैं, मेंस में जनरली इस टाइप की चीजें आती हैं। तो क्या सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है क्या आपने? आप क्लर्क भी निकालना चाह रहे हैं तो क्लर्क में मेंस भी होता है, मेंस में थोड़े अच्छे लेवल के पैराजंबल्स आते हैं, तो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर रहिए ना। और ये तो वैसे भी बहुत आसान था, बस आपको छोटे छोटे मोटे टर्म्स पता होते तो। अब बताओ मुझे, कुछ गलत कह रहा हूं मैं? 1% कोई बात गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दो, और नहीं विश्वास तो मेंस का पेपर दे के देख लो एक बार। एक बार मेंस का मॉक लगा लीजिए, पता लग जाएगा सब कुछ। चलिए शुरुआत करें फिर। आज का पैराजंबल्स हम लोग देखते हैं, तीसरा सेट है। डेली 12 बजे बेटा क्लास हो रही है। जो भी बच्चे आप में से नए हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन और जो लिंक्स हैं वो मिल जाए क्लासेस के, ठीक है? पक्का? चलो जी, आज ये शुरुआत करते हैं। तो पैराजंबल्स आज हम करेंगे जैसे कल किए थे, परसों किए थे। पहले आप लोग बनाएंगे, पहले आसान लेवल के हैं, आप लोग पहले बना लीजिए एक बार, उसके बाद मैं आपको फिर डिटेल में सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा? आप बनाइए पहले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ट्राई कीजिए बच्चे, ट्राई कीजिए। चलिए सभी बच्चे सामने आपके पैराजंबल। जिस भी बच्चे का बन जाए वो डन लिखेगा, ठीक है? जिनका भी बन जाए वो डन लिखेंगे। यार बाकियों के लिए चल क्यों नहीं रहा है? मैं एक बार उस पर बोल देता हूँ। इतने आप बनाइए बनाइए।
मेरा गला भी आज बैठ रहा है। बना लिया आपने सबने? पक्का? चलें देखें फिर। चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं। DECBA। DECBA या फिर DAECB। चलिए देखते हैं, मैच करते हैं। आपका जो आंसर है DAECB। यश आनंद, काजल अग्रवाल, डे साहब ने भी सही बनाया। DAEB से उल्टा कर दिया थोड़ा बहुत आपने, कुछ बच्चों ने। चलो जो भी बच्चे नए हैं वो भी सीखेंगे कि क्या गलती आप लोग कर रहे हैं। आज ये देखते हैं। तो बच्चे सबसे पहला काम, आप इसे पूरा पढ़ेंगे। पूरा पढ़ने के बाद आपको एक जनरल आइडिया मिला होगा, बेसिक आइडिया मिल गया होगा। बेसिक आइडिया में आपको पता लगा कि हाथियों के बारे में बात हो रही है ना। और बेसिकली कैप्टिव एलिफेंट्स के बारे में बात हो रही है। कैप्टिव एलिफेंट्स वो होते हैं जिनको आप बंदी बना के रखते हैं। कैप्टिव का मतलब ही बंदी होता है। यस और नो? तो क्या ए फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है? आप कहेंगे सर नहीं हो सकता, इसके अंदर हाउ एवर लिखा हुआ है। हाउ एवर का मतलब होता है बट। ये कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। आप हाउएवर की जो हिंदी होती है वो लेकिन होती है। तो ये वर्ड कभी भी फर्स्ट सेंटेंस में नहीं हो सकता। इससे पहले कोई बात की होगी तभी बोलेंगे लेकिन कैप्टिव एलिफेंट्स की डिफरेंट स्टोरी है। कैप्टिव एलिफेंट्स की डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन तब बोलते हैं जब पहले कोई बात आ चुकी। तो हाउएवर वाला फर्स्ट नहीं हो सकता। दीज फिगर्स, कौन सी फिगर्स? कोई फिगर्स बताई होंगी। देखो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, इतना सारा डेटा। ये 70 है ना, 10 से 20 साल की उम्र के, ये सारा डेटा, ये दीज फिगर्स यही होगा आई गेस। तो ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। दीज फिगर, कौन सी फिगर्स बताना जरूरी है। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ देम वर 70 व्हेन दे डाइड। नन ऑफ देम वर 70, उनमें से कोई भी 70 साल का नहीं था जब वो मरे। उनमें से कौन, किसकी बात हो रही है, हमें नहीं पता। इन दी वाइल्ड का मतलब होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल। जंगल के अंदर एलिफेंट्स जो है बेसिकली कैन लिव अप टू 70 ईयर, 70 ईयर, 70 साल तक वो जी सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है, इसे मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं ई को देखूं तो उसमें बोल रहा है कि बिटवीन जनवरी 2016 एंड दिसंबर 2016, इस टाइम के बीच में जो 28 कैप्टिव एलिफेंट्स है ना वो मर गए केरला के अंदर। 28 कैप्टिव एलिफेंट्स। लेकिन कैप्टिव एलिफेंट्स तो तभी मरेंगे ना जब कैप्टिव एलिफेंट्स के बारे में आप बताएंगे पहले कि कैप्टिव एलिफेंट्स की डिफरेंट स्टोरी है, उनको टॉर्चर किया जाता है, क्रुएलिटी होती है, नेग्लेक्ट किया जाता है। इन सारी चीजों की वजह से ही तो मरते हैं ना। तो पहले कैप्टिव एलिफेंट्स को इंट्रोड्यूस कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। एक ही शॉर्टलिस्ट किया और वो है डी। एक नंबर बेटा कोई भी पक्का कर सकता था कि डी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि पैराजम्बल्स के बाद क्वेश्चंस भी होते हैं। व्हाट कुड बी दी फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट कुड बी दी सेकंड, व्हाट कुड बी दी थर्ड, वो आपसे पूछता है ऑप्शंस के अंदर। तो आपको आंसर फिल करने होते हैं वहां पे। यस और नो? अब बी पहला है, वो कह रहा है कि जंगल के अंदर जो एलिफेंट्स हैं वो कितना साल जी सकते हैं, 70 साल जी सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल एलिफेंट्स की बात की है और दूसरी तरफ कैप्टिव एलिफेंट्स की बात की है। एक तरफ हाथियों की बात की है, दूसरी तरफ जो बंधी बने हुए हाथी हैं उनकी बात की है। कि वैसे तो एलिफेंट 70 साल तक जी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब लेकिन होता है ना, लेकिन अगर कैप्टिव एलिफेंट्स की बात करें तो उनकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। उनको टॉर्चर किया जाता है, क्रुएलिटी होती है और नेग्लेक्ट किया जाता है। क्या डी के बाद आपका ए नहीं आना चाहिए? डी फर्स्ट है, ए सेकंड नहीं होना चाहिए, हाँ कि ना? आप बोलेंगे सर डेफिनेटली होना चाहिए। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ छोटी सी, बिल्कुल प्यार से इस चीज को समझिएगा। इसके अंदर कैप्टिव एलिफेंट्स की बात यहाँ की है, फिर ये बताया जब उनको टॉर्चर किया जाता है, क्रुएलिटी होती है, नेग्लेक्ट किया जाता है, तो तभी तो एक टाइम दिया कि 2016 से दिसंबर 2016 से जनवरी 2016 के बीच में। ये क्या बोल रहा है 2016? अच्छा, जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 के बीच में 28 कैप्टिव एलिफेंट्स जो है वो मर गए हैं। तो क्या आपका ए के बाद ई नहीं आना चाहिए जब कैप्टिव एलिफेंट्स की बात कर दी है तो? यस और नो? अब यहाँ पे जो नन ऑफ देम बोला हुआ है, ये नन ऑफ देम कौन है? ये कैप्टिव एलिफेंट्स ही तो हैं जो मर गए थे। जो मर गए थे, यस और नो? कि उनमें से कोई भी 70 साल का नहीं था जब वो मरे। कौन मरे? कैप्टिव एलिफेंट्स की तो बात हो रही है। यस और नो? कि उनमें से कोई भी, देम कौन है? कैप्टिव एलिफेंट्स है। कि 70 साल का नहीं था। वन एलिफेंट वॉज नॉट इवन 2 years ओल्ड, एक तो 2 साल का भी नहीं था। वाइल 3 वर बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 20, और 3 एलिफेंट्स ऐसे थे 10 से 20 के बीच में थे। तो क्या इसके बाद ये नहीं आना चाहिए? ई के बाद सी नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए, फोर्थ होगा। और ये इतनी सारी बातें बता दी कि 70 साल के नहीं थे, एक एलिफेंट तो ऐसा था जो 2 साल का भी नहीं था, 3 एलिफेंट्स ऐसे थे जो 10 से 20 के बीच में थे। ये सब के सब फिगर्स नहीं है।
तो ये दीज फिगर्स इसी के लिए तो आया हुआ है कि ये फिगर्स चिंताजनक है, अलार्मिंग है ना। बट द सिचुएशन में बी मच वर्स, सिचुएशन और बदतर हो सकती है, सिंस वी आर अवेयर ओनली ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस, हम तो सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजें जानते हैं। तो ये फिगर्स और अलार्मिंग हो सकती है। आखिरी में बी नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो डी ए ई सी बी, डी ए ई सी बी, यही आपका आंसर था। समझ में आया? पक्की बात है 100% सभी बच्चों को। चलिए उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा, पर अब से सभी बच्चे बताएंगे। बढ़िया था ना, आसान था। चलो इसको बनाएंगे, ट्राई करते हैं। ठीक है, आप सीखो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। आप जो जो मैं पॉइंट्स पकड़ता हूँ उन पॉइंट्स को सीखो कि मैं कैसे पैराजंबल में जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जो बारीक पॉइंट्स होते हैं, उनको पकड़ते हैं। ठीक है, बनाओ भाई बनाओ, जल्दी बनाओ। लेवल हल्का सा बढ़ाया है आपके लिए। जी शुक्रिया सूरज। बनाओ बनाओ। बनाओ बनाओ, भेजो भेजो, आंसर भेजो, कोई नहीं, देख रहा हूँ मैं। आंसर आने शुरू हो गए हैं। बी डी सी ई ए, बी डी सी ई ए। ओहो हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। जितने भी बच्चे हैं ये सब के सब आई डोंट नो गलत क्यों बना रहे हैं। पहला डी है और मुझे एक भी स्टूडेंट का डी फर्स्ट नहीं दिखा है अभी तक। जितने भी बच्चे हैं सबने बी को पहला बनाया है। और हाँ है, कुछ बच्चे, सतीश कुमार हैं, उन्होंने डी को चूज किया है पहला। प्रिया जी हैं, उन्होंने चूज किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाइए, यहाँ पे आपको एक नाइस कॉन्सेप्ट सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला काम तो आप जब इसे पूरा पढ़ते हैं तो आप वन बाय वन साथ साथ एलिमिनेट भी करते चला करो। बेसिकली यहाँ पे फार्मर से रिलेटेड बात हो रही है, जो उनके जो लोन माफ कर दिए जाते हैं ना देखा देखी में, किसने माफ कर दिए तो मैं भी कर दूंगा तो मेरे को भी वोट मिल जाएंगे, तो कुछ उससे रिलेटेड बात हो रही है। लेकिन फार्म जो लोन्स होते हैं उनको वेव ऑफ करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम की जो रूट प्रॉब्लम्स है वो उससे टैकल नहीं होती है। ऐसे कुछ बात की जा रही है, यस और नो, है ना। चलो अब अगर बात इतनी समझ में आ गई है तो वन बाय वन एलिमिनेट करते हैं। आ जाओ सीखते हैं। मुझे बताएंगे क्या ए फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है? आप बोलेंगे सर बट से शुरू हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन से कैसे सेंटेंस शुरू हो सकता है? मैंने पूछा बी फर्स्ट हो सकता है, आप कहेंगे जी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर फार्मर्स कह रहे हैं। फार्मर्स जो है ना इंडिया के अंदर वो फेस करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और एक मल्टी प्रोंग अप्रोच की जरूरत है। मल्टी प्रोंग का मतलब होता है जो हर पहलू को डील करे, जो हर पहलू से निपट ले, उसको बोलते हैं मल्टी प्रोंग। ठीक है, तो मल्टी प्रोंग अप्रोच की जरूरत है चीजों को सही करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, मैंने चूज कर लिया, इसे शॉर्टलिस्ट कर लिया। सी में मैंने बोला कि सून आफ्टर एच डी कुमार स्वामी बिकेम कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, कि जब एच डी कुमार स्वामी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने उसने उन्होंने अनाउंस कर दिया था फार्म लोन वेवर्स का। इवन योगी आदित्यनाथ डिड इट इन यूपी टू फुलफिल प्री पोल प्रॉमिस, है ना। तो पहले उन्होंने अनाउंस किया कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने, और फिर योगी आदित्यनाथ ने भी ये कर दिया, अनाउंस कर दिया अपना प्री पोल प्रॉमिस, इलेक्शन से पहले के जो प्रॉमिस है, वादे जो होते हैं उसे पूरा करने के लिए।
चलो जी, लेकिन अगर मैं डी पढ़ूं तो डी में कह रहा है कि सेवरल पार्टीज मेक फार्म लॉन वेवर अ मेजर पिच फॉर द इलेक्शन। अगर आप इन दोनों सेंटेंस को देखोगे तो इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि एच डी कुमार स्वामी ने फार्म लोन को वेव कर दिया और योगी आदित्यनाथ ने भी कर दिया। लेकिन आप फार्म लोन वेव ऑफ करने की, उसको माफ करने की, जो फार्म के लोन्स होते हैं, वेव ऑफ करना मतलब माफ करना, इस कर्जे को माफ करने की बात तो तब करोगे ना जब आप फार्म लोन्स वेविंग को इंट्रोड्यूस करोगे कहीं ना कहीं, और वो इंट्रोड्यूस यहाँ पे होया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फर्स्ट नहीं है, इसे अभी शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट नहीं है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि पहले आप जनरली बताओगे कि बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो फार्म लोन होते हैं ना, वो वेव करने को क्या करती है, एक मेजर पिच बना लेती है इलेक्शन में कि भाई कर्जा माफ कर देंगे, तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे। मेजर पिच का मतलब है कि एक ही लाइन को रटते रहते हैं, जहां पे जाएंगे हर स्पीच के अंदर यही लाइन देंगे, तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे, इधर जाएंगे तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे। तो जो लोन है उसे माफ करने को मेजर पिच बना ले। ये भी इंडिपेंडेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका बी और डी अभी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल आप तब देंगे जब पहले आप कर्जा माफ करने की बात कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। यस और नो? चलो जी, ई में देखते हैं, फॉर वन, किसी एक के लिए जो फार्म लोन वेवर इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अब फिर से वही वाली बात आ गई कि जो फार्म की जो लोन है उसे माफ करना ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अरे फार्म लोन वेव की बात तब करेंगे जब पहले इंट्रोड्यूस होगा, इंट्रोड्यूस डी में हो रहा है। तो अभी तक तो मैंने बस दो ही ऑप्शन यहाँ पे देखे, डी और बी, जो कि मुझे इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं एक खास बात सिखाना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि जो बी है ना, बी बेसिकली ये आपका क्या दे रहा है पता है आपको? एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है। और जो भी सेंटेंस एडवाइस और सजेशन दे रहा होता है ना, वो हमेशा कंक्लूड कर रहा होता है, वो हमेशा एंड में होता है, और आपने इसे पहला बना दिया। क्योंकि जब भी हम एडवाइस देते हैं या कंक्लूड करते हैं तो वो हमेशा फ्यूचर का सेंस देता है, फ्यूचर हमेशा बाद में ही लेके जाते हैं। देखो ना कि फार्मर्स जो है इंडिया के अंदर फेस करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं? मल्टी प्रोंग अप्रोच की जरूरत है ना? सजेशन दे रहा है, किस चीज की जरूरत है? मल्टी प्रोंग अप्रोच की जरूरत है चीजों को सही करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट आपका ये है जिसमें ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि बहुत सारी पार्टीज क्या करती हैं, जो फार्म लोन वेवर है ना उसको मेजर पिच की तरह यूज करती है इलेक्शंस के अंदर। ये इंट्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि मेन टॉपिक हमारा ये है, ना कि मल्टी प्रोंग अप्रोच हमारा मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक फार्म लोन वेवर है। ध्यान से पढ़ोगे तो, तभी तो मैं बोल रहा था पहले पढ़ो फिर समझ में आएगा आपको। मेरा पॉइंट समझ में आया? बी बेटा सजेशन दे रहा है, कंक्लूड करता है, हमेशा एंड में आएगा एडवाइस वाला, तो डी पहला है। अब जब डी पहला है, एक नंबर यहाँ पे मैंने पक्का किया, सेवरल पार्टीज की बात की, तो क्या ये एग्जाम्पल नहीं है कि कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं एच डी कुमार स्वामी, पहले उन्होंने अनाउंस किया, फिर देखा देखी में योगी आदित्यनाथ ने भी प्री पोल प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए अनाउंस कर दिया। जब सेवरल पार्टीज की बात की है तो फिर इसका एग्जाम्पल नहीं देंगे क्या? डी के बाद आपका सी नहीं आना चाहिए? मुझे बताओ, समझ में आया सभी बच्चों को? डी के बाद सी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? अब मैं एक स्टेप आपको आगे और लेके चलता हूं। आप ध्यान से देखिए कि ई और ए के अंदर पेयर है, क्योंकि ई में बोला है एक बार के लिए जो फार्म लोन वेवर है ना, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ये प्रोवाइड करवा सकता है आपको रिलीफ, आपको राहत की सांस दे सकता है फार्मर को, जहां पे उसकी क्रॉप डैमेज हो गई है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम के कारण, जैसे कि नेचुरल क्लैमिटीज आई हैं, है ना, सूखा पड़ गया है, बारिश बहुत ज्यादा आ गई है ना, तो उस केस में ठीक है ये अगर फार्म लोन आप वेव कर देते हैं, लेकिन इज नॉट अ सोल्यूशन टू डीप रूटेड प्रॉब्लम्स। लेकिन ये जो है ना फार्म लोन को वेव करना, माफ करना कर्जे को, ये कोई डीप रूटेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन करके कॉन्ट्रास्ट बोल रहे हैं ना, ई वाली बात का एक कॉन्ट्रास्ट है ना, कि चलो ठीक है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डीप रूटेड जो प्रॉब्लम्स हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम का, उसका सोल्यूशन नहीं है। तो डीसी मैंने इधर बनाया था और ई और ए का पेयर ढूंढ लिया मैंने। यस और नो? डी सी मैंने बनाया था, अभी इधर देखो ना, डी और सी का बनाया था, अब ई और ए का पेयर ढूंढ लिया, बच गया बी, जो कि मैंने कहा था कंक्लूड कर रहा है, एक ये बता रहा है कि अब इस चीज की जरूरत है, तो वो आखिरी में नहीं आना चाहिए, वो बी में नहीं आना चाहिए था। तो डी सी ई ए बी यही तो बनना चाहिए था, डी सी ई ए बी। ध्यान से देखो, यस और नो? और ए में एग्रीकल्चर सिस्टम की बात की है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही चीजें सही करने के लिए अप्रोच चाहिए होगी ना, तो ए और बी में भी पेयर था, देखो ए और बी में भी पेयर था। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया सभी बच्चों को? फटाफट से पढ़ दो एक बार, फटाफट से आगे चल रहे हैं। बहुत सारी पार्टीज अनाउंस करती है,
कर्जा माफ कर देंगे, इलेक्शन में इसको मेजर पिच की तरह यूज करती है। पहले कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने किया, फिर योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन भैया ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। रिलीफ प्रोवाइड करता है वो बात ठीक है, लेकिन डीप रूटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है एग्रीकल्चर सिस्टम में। फार्मर्स जो इंडिया में फेस करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम, तो एक मल्टी प्रोंग अप्रोच की जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में चीजें सही करने के लिए, क्योंकि ये डीप रूटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है ना। अब ये चाहिए ना एग्रीकल्चर सेक्टर ए और बी तो पेयर है भाई साहब, कितने कहाँ चल रहे हो? समझ में आया? अरे बोलो हाँ। चलो आगे एक और ट्राई करते हैं। चीजें समझ में आ रही है ना? पता क्या होता है, ये जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूं ना, जैसे इसके बाद ये, अब ये कंक्लूजन, यही तो अंडरस्टैंडिंग है। ये सुन लो, इसी को ही डेवलप करना है। क्लासेस देख देख के करो और फिर घर पे जाके इसे इंप्लीमेंट करो। और सेशन अच्छा लग रहा है तो खड़का दो लाइक एकदम जोर से, बिल्कुल तोड़ दो लाइक वाला बटन। महाकाल के आशीर्वाद से मैं जल पी लेता हूँ। ठीक है। बनाओ भी बनाओ, जल्दी बनाओ। आंसर आने शुरू हो गए हैं भाई साहब। बनाओ भाई जो लेट आए हैं। EBCAD। ओके जी। बट अगर आपने ये भी गलत कर दिया ना, तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं। एक एक पैराजम्बल को एकदम बिल्कुल लॉजिकली अप्रोच करेंगे, दिमाग में आपके बिल्कुल फिट कर देंगे। ठीक है, आ जाइए। EBDAC मुझे किसी का भी दिखाई नहीं दे रहा, संगीता जी का दिखाई दे रहा है। प्रशांत श्रीवास्तव ने उल्टा कर दिया हल्का सा, हल्का सा। EBDAC प्रियंका। EBDAC, अरे प्रिंस पांडे जी, कमाल कर दिया आपने तो, एक थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाइए। चलिए सीखने की कोशिश करते हैं जब हम हैं आपके साथ। मैं तरुण सर हिज हेयर, वाई केयर। ये चीटियां कहाँ से आ रही हैं भाई साहब? इतना तो मैं मीठा भी नहीं हूँ। है, चलो। और ये वो वाला मीठा मत सोच डालो। कोई पता नहीं क्या क्या सोच जाओ, जैसे वो लड़का पता नहीं मुझे क्या क्या सोच के मुझे शायरियां भेज रहा है। अब मैं दोबारा तो वो शायरी सुनाने वाला नहीं हूँ, 3 बार सुना चुका हूँ। लेकिन वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा है भाई साहब। चलो, आओ देखते हैं यहाँ पे। तो आपने इसे पूरा पढ़ लिया होगा, है ना? पूरा पढ़ लिया? पढ़ लिया भाई साहब। क्या पता लगा आपको? यहाँ पे ये पता लगा कि गवर्नमेंट के जो प्रपोजल है ना वो फेल हो जाते हैं। गवर्नमेंट नई नई चीजें लाती है। अरे हाँ भाई, बस समझाओ।
डट जाओ 2 मिनट। स्वीट है, अच्छा चलो देखो यहाँ पे, देखो मानोगे नहीं बिल्कुल भी है। रुक जाओ, पढ़ लो यहाँ पे सामने देखो चलो। तो बेसिकली पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट ये है कि यहाँ पे बात हुई है कि गवर्नमेंट जो है प्रपोजल लाती रहती है, इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं पाती है, ऐसे ही बिल्कुल फुद्दू गवर्नमेंट है हमारी, नहीं। चलो हमारी क्या, हर जगह की सरकार ऐसी ही है भाई साहब। पढ़ो इसे पूरा। क्या ए फर्स्ट हो सकता है? सिमिलरली, सिमिलरली से पहले मतलब ऐसा ही कोई स्टेटमेंट पहले दिया होगा तभी बोलते हैं उसी की तरह। यूपीए गवर्नमेंट के अंदर जो लालू जी हैं हमारे, यस और नो, उसी की तरह, किसकी तरह, पहले कुछ बताना पड़ेगा ना बेटा। तो ये तो फर्स्ट नहीं हो सकता, हाँ कि ना। चलो बी फर्स्ट हो सकता है। इन दी पास्ट सच प्रपोजल्स, कौन से प्रपोजल्स? ऐसे जो प्रपोजल्स हैं अनाउंस किए गए हैं लेकिन फेल हो गए हैं। कैसे प्रपोजल्स? मतलब प्रपोजल्स की बात कहीं पे हो रखी होगी, काटा मार दो। सी में बोल रहा है अगर प्राइम मिनिस्टर की इंटेंशन है ना, इफ द प्राइम मिनिस्टर्स इंटेंशन टारगेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामोद्या गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, है ना, जो प्राइम मिनिस्टर की इंटेंशन थी जिसमें वो टारगेट कर रहे थे ग्रामोदय के कॉन्सेप्ट को, अगर वो एक्शन में तब्दील हो जाती है तो दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन टेकिंग केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। तो मतलब जो फार्मर्स और जो कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है उनका ख्याल रखा जाएगा अगर ये तब्दील हो जाती है। तो ये भी एक तरीके से आपको कुछ वो नहीं दे रहा, एडवाइस सजेशन नहीं दे रहा, कंक्लूजन नहीं दे रहा। अभी हम पीछे तो बढ़ के आए हैं। जनरली जो एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, वो कंक्लूड करते हैं, वो एंड में आते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है ना, अगर प्राइम मिनिस्टर का जो इंटेंशन है जिसमें वो टारगेट कर रहे हैं ग्रामोद्योग को, अगर वो एक्शन में तब्दील हो गया ना, अगर ये चीज जो सोच रहे हैं वो एक्शन में हो गया, तो भैया जो फार्मर्स और जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट है उनका पूरा देखभाल हो जाएगा, उनकी उनकी इंटरेस्ट पूरे हो जाएंगे, मतलब उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। बताओ मुझे, एंड में नहीं आना चाहिए, आपने इसे फर्स्ट मान लिया, कैसे मान सकते हैं इसे फर्स्ट। और डी में फॉर इंस्टांस लिखा हुआ, ये एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल से पहले कॉन्सेप्ट का इंट्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है, तभी आप फॉर इंस्टेंस बोल सकते हैं। यस और नो, ऑप्शन बच गया ई, और जबकि यही पहला सेंटेंस है, बोल दो हाँ। यस और नो, हाँ जी, सी कंक्लूजन है भाई मेरे, कोई बात नहीं। तो जो गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है जिसमें वो फोकस करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये इंप्लीमेंट होना चाहिए पूरी सीरियसनेस के साथ, ये बोलना था। तो कहीं पे प्रपोजल की बात हमने पढ़ी थी, आपको याद आ रहा हो तो, कि गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है जिसमें फोकस करते हैं वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये इंप्लीमेंट होना चाहिए पूरी सीरियसनेस के साथ। और पास्ट के अंदर भी ऐसे प्रपोजल्स को अनाउंस किया गया है लेकिन फेल हो गए हैं टू सी द लाइट ऑफ द डे, मतलब इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, पब्लिक की नजरों में नहीं आ पाए हैं। सीधी लाइट ऑफ द डे का मतलब होता है नजरों में आना, पब्लिकली नोन कोई चीज हो जाना। यस और नो। तो क्या ई और बी का पेयर नहीं है, मुझे बताओ भैया। ई फर्स्ट और बी सेकंड नहीं है। अब जब ये दोनों बातें बोल दी कि गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है जिसमें वो फोकस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में भी ऐसे प्रपोजल्स आए हैं जो अनाउंस तो कर दिए लेकिन फेल हो गए। तो एग्जांपल दिया है फॉर इंस्टेंस करके। अब फॉर इंस्टेंस क्यों आता है, कोई कॉन्सेप्ट पहले कह दिया है तभी तो इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल दिया कि जो वेरी फर्स्ट बजट था वाजपेयी गवर्नमेंट का, जिन्होंने बात की थी कोल्ड चेन्स विद पीपीपी मॉडल के बारे में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में, और सिमिलरली करके फिर एक और एग्जाम्पल नहीं दिया, पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देंगे फॉर इंस्टेंस करके, फिर सिमिलरली करके दूसरा एग्जाम्पल नहीं देंगे कि अंडर यूपीए गवर्नमेंट देन जब रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव थे तो उन्होंने भी प्रपोज किया था कि रेफ्रिजरेटेड वैगन्स लाएंगे, है ना, ऐसे अपने व्हीकल्स लाएंगे जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फार्म गुड्स के लिए यूज होंगे, कुछ भी नहीं किया। तो कहने का मतलब जब फॉर इंस्टेंस में आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि पहले के प्रपोजल देखो इस गवर्नमेंट में ये हुआ था, सिमिलरली करके दूसरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल नहीं दिया आपको, बताओ मुझे क्या डी ए का पेयर नहीं होना चाहिए। और अभी तो हम पढ़ के आए जो सी वाला था हमारा, वो कंक्लूड कर रहा था, वो बेसिकली आखिरी में आना चाहिए था। तो मुझे बताना ई बी डी ए सी, ई बी डी ए सी, क्या मैंने गलत बनाया? नहीं, क्या मैंने गलत बनाया? इंस्टेंस का मतलब नहीं पता था, इंस्टेंस का मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये प्रीलिम्स लेवल के हैं सारे के सारे, ये सब के सब प्रीलिम्स लेवल के पैराजम्बल्स हैं, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहे हैं इसके अंदर हम, आप ध्यान से देखो तो सही यार। यार देखो, आप मेरी बात समझो, आप मेरी बात समझो, पता क्या होता है जब चीजें हमसे बनती नहीं है ना, हम लोगों को लगता है कि मुश्किल हो रही है, जबकि चीजें वही है, हमको अपना लेवल एक स्टेप ऊपर करना है। अगर आप ध्यान से पढ़े, इसे मैं फटाफट से पढ़ता हूँ, एक चीज समझाता हूँ। जो गवर्नमेंट का प्रपोजल था जिसमें वो फोकस कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए सीरियसनेस के साथ, क्योंकि पास्ट के अंदर ऐसे प्रपोजल्स अनाउंस तो हुए लेकिन फेल हो गए थे।
फिर एग्जाम्पल दिया कि भैया वेरी फर्स्ट बजट था वाजपेयी गवर्नमेंट का, उन्होंने बात की थी कोल्ड चैन की, कुछ नहीं हुआ। सिमिलरली फिर यूपीए गवर्नमेंट ने कहा था रेफ्रिजरेटेड वैगन्स लेके आएंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए फार्म गुड्स के, कुछ नहीं हुआ। फिर सी में बोल रहा अगर चाहते हो इंटेंशन को पूरा करना एक्शन में बदल लोगे तभी जाके फार्मर्स और कंज्यूमर्स का फायदा होगा, यूं नहीं कि बस अनाउंस अनाउंस करते जाओ और इम्प्लीमेंट तुम कर नहीं रहे हो। यस और नो, यही तो बोला ना, अगर इंटेंशन को एक्शन में बदलोगे, अनाउंस से कुछ नहीं होता, अनाउंस से कुछ नहीं होता, इंटेंशन को एक्शन में बदलोगे तभी फार्मर्स और कंज्यूमर्स का फायदा होगा। आया पॉइंट समझ में? ईबीडीएसी कैसा बन रहा है, कितना जबरदस्त तरीके से इसका फ्लो बनता है, ये मोमेंटम बनता आ रहा है। अब ये चीज देखो, आज पैराजम्बल्स की लास्ट क्लास थी जो मैंने 3 सेट आपको 3 दिन लगातार करवाए, है ना। अब आज आप यहाँ पे कुछ की पॉइंट सीख के जाइए, मतलब आप क्या सीख के जा रहे हैं, 3 दिन आपने पैराजम्बल्स के बारे में क्या जाना। सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों को क्या होता है कि जब आप रीड करते हैं ना तो आपको रिलेशन बनाने ही नहीं आते। आप असल जिंदगी में तो बहुत रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, मैसेज करते हैं, विल यू बी माई फ्रेंड, है ना, आई वॉन्ट टू डू फ्रेंडशिप विद यू, ये वाले रिलेशन तो आप बहुत जल्दी बना लेते हैं। लेकिन जब आप रीडिंग की बात आती है आपके सामने तो आप एकदम बिल्कुल बौखला जाते हैं, पगला जाते हैं। आप वहां रिलेशन के मामले में एकदम बिल्कुल कच्चे हैं, अनाड़ी हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करो, बेहतर बनाओ। सर वो कैसे होगा? बहुत आसान सी चीज है। पैराजम्बल्स इंप्रूव करने के लिए आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस से किस तरह कनेक्टेड है और क्या क्या कनेक्शंस हम ढूंढ सकते हैं। ये कैसे होगा? ये एक स्किल है। ये स्किल कैसे डेवलप होगी? ये स्किल होगी रीडिंग के टाइम पे डेवलप। तो रीडिंग के टाइम पे कैसे डेवलप होगी? ये स्किल आपको आरसी में भी चाहिए होगी। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जब आप आरसी पढ़ते हैं, आपके सामने 3 पैराग्राफ आए, एक पैसेज है पूरा का पूरा जिसमें 3 पैराग्राफ हैं, 1, 2 और 3। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप ये वाला पढ़ते हैं तो नेक्स्ट वाले पे आते हैं तो पिछले वाला भूल जाते हैं। जब आप फिर सेकंड वाले पढ़ के थर्ड वाले पे आते हैं तो फिर सेकंड वाला भूल जाते हैं। कारण कारण ये कि आप रेलगाड़ी चलाते हैं, यहां से लेकर यहां तक पूरी एकदम बिल्कुल शताब्दी, रोकते ही नहीं है, बीच में ब्रेक ही नहीं लगाते हैं। आप सीधा पढ़ने की कोशिश करते हैं उसे। आप जब घर पे पहला पैराग्राफ पढ़ लें, उसके बाद जब दूसरे पे आए तो दूसरे पे आने से पहले खुद से पूछें कि पहले में क्या पढ़ा था, समराइज करें उसे। इस स्किल को घर पे डेवलप करें, एग्जामिनेशन में नहीं करनी है चीजें, घर पे करनी है। पहला पैराग्राफ पढ़ते ही अपने आप से पूछो, हाँ भाई बता क्या पढ़ा तूने, अपने आप को पुश करो, अपने ब्रेन को बोलो बता, या उसकी समरी लिखो एक बार। और जैसे ही आप फिर सेकंड वाला पढ़ लो तो फिर अब आप ये अपने आप को समराइज करो कि पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है, पहले पैराग्राफ में क्या बात हुई थी, अब दूसरे में क्या बात हुई है, और दोनों में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है। ऐसे आप पैसेज के अंदर कोहेरेंस ढूंढ पाएंगे रीडिंग के अंदर कि अच्छा ये चीज इससे ऐसे कनेक्टेड है, अच्छा ये वाला पॉइंट कन्वे करने के बाद अब ये वाला पैराग्राफ आया। जब आप रीडिंग में कोहेरेंस ढूंढने लगेंगे ना तो आप सेंटेंसेस में भी, जैसे पैराजम्बल आ रहे हैं तो आप सिंगल सिंगल सेंटेंसेस में भी कोहेरेंस ढूंढने लगेंगे। कोहेरेंस मतलब लॉजिकल ऑर्डर ढूंढने लगेंगे, कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढने लगेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को? ऐसे ही मान लो आप कोई छोटा आर्टिकल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल, छोटे आर्टिकल भी पढ़ते हैं, बड़े भी पढ़ते हैं। तो आप उस आर्टिकल की पहली लाइन, हर आर्टिकल की पहली लाइन को ध्यान से देखा करो, किस तरीके से लिखा हुआ है पहला जो आपका सेंटेंस है, किस तरीके के इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, किस किस टाइप की चीजें मतलब कन्वे की जाती हैं, यस और नो। फिर आप देखा करो पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से किस तरह कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से किस तरह कनेक्टेड है, क्या ऐसे रिलेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसको मैं ये एज्यूम कर लूं कि ये और इसके बाद यही आएगा, क्या मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला प्रोनाउन किसके लिए आया हुआ है, इस वाले पॉइंट के बाद ये वाला कैसे आया हुआ है। खुद को एनालाइज करना सिखाओ। आप क्या करते हो, सामने वाले पे डिपेंड होते हो। अब आपने मेरी क्लास देख ली, अब आपने मेरी 3 क्लास देखी, मैंने आपको 9 से 10 के तकरीबन मैंने आपको पैराजम्बल करवाए। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं आपको 900 भी करवा दूंगा ना, 900 भी, तब भी आप नहीं सीख पाओगे। सीखोगे कब? जब खुद से एनालाइज करोगे। हम लोगों को स्पून फीडिंग चाहिए। ज्यादातर बच्चे एडिटोरियल पढ़ते हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा। अब एडिटोरियल सामने वाला पढ़ रहा है ना, आप क्या पढ़ रहे हो? एडिटोरियल की क्लासेस हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज एडिटोरियल की क्लासेस देखना, देखना जरूरी है, एडिटोरियल आपके लिए मस्ट है, लेकिन स्पून फीडिंग थोड़ी चाहिए। सारा दिन एडिटोरियल थोड़ी देखना है। सामने वाले ने पढ़ा होता, सामने वाले की इंग्लिश अच्छी हुई, आपकी क्या अच्छी हुई? सर पहले मैं खुद पढ़ता हूँ एडिटोरियल, फिर जब मुझे समझ में नहीं आता फिर मैं सामने वाले का देखता हूँ। अरे भाई तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, तो इस चीज का एनालाइज करना, क्योंकि सामने वाला तो समझा ही देगा तुझे, तब तो तुझे समझ में आ ही जाएगा।
जब तुम खुद से पढ़ रहे हो एडिटोरियल, आपको 10 दिन आपने देखा सामने वाले को पढ़ाते हुए, आपने 20 दिन देखा, 30 दिन देखा, तो 30वें दिन के बाद तो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। ये तो आपकी आदत पड़ जाएगी, आपको समझ में नहीं आया, चल भाई वीडियो खोल के देख लिया एडिटोरियल की। आप ये अपनी कमियां ढूंढो कि आप एडिटोरियल क्यों नहीं समझ पा रहे हो। आप कोई भी चीज आरसी रीड कर रहे हो, आप आरसी क्यों रीड नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। कि जब टीचर समझाता है तब तो आपको समझ में आ रही है, जब मैं खुद से पढ़ रहा हूं तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। यही सेम चीज आपकी आरसी में अप्लाई होती है, एडिटोरियल वाली बात, यही सेम चीज क्लोज टेस्ट में, और यही सेम चीज पैराजंबल्स में। आप जब मैं आपको अभी 9-10 करवाए हैं, मैंने आपको समझ में आ गया, मैंने क्या बोला, मैं 900 भी करवाऊंगा तब भी आपको समझ में आएगा, लेकिन जब खुद से करते हैं तो दिक्कतें आती हैं। तो आप ये क्लासेस देख के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को पहचानो कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, मुझे क्या अब इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अब उसको फिर यहां से सीख के घर पे इंप्लीमेंट करो। इसलिए तो मैं लगातार ये क्लासेस नहीं ला रहा हूं, बीच बीच में हर टॉपिक से आपको अवेयर करवाता हूं। टीचर का काम क्या है, टीचर का काम यही है कि आपको हर टॉपिक से अवेयर करवाना। मैं आपको पैराजंबल्स भी करवाता हूं, मैं आपको आरसी भी करवाता हूं, क्लोज टेस्ट भी करवाता हूं, एरर्स भी, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी, फिलर्स भी, डबल फिलर्स भी, मैच भी, सब करवाता हूं। वो पर्पज ही यही होता है हमारा कि आप क्वेश्चंस के लेवल से क्वेश्चन को करने की अप्रोच से अवेयर हो। बच्चे कहते हैं सर आप ही कराए जाओ, अरे मैं कराया जाऊंगा तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, तू क्या कर रहा है, तुझ में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, मुझे ये बता भाई। क्या आप मेरा पॉइंट किसी भी एंगल से समझ पा रहे हैं कि बाहर जो भीड़ है मार्केट के अंदर वो क्या गलतियां कर रही है, और क्यों इतने सारे जो बच्चे हैं वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। एप्लीकेंट्स 10-10 लाख हैं और वैकेंसीज 2-2, 3-3 हजार है। वो 2-3 हजार बच्चे सिलेक्शन क्यों ले रहे हैं, आप रूट कोज क्यों नहीं समझ पाते। सर किस्मत में ही नहीं है, सरकारी नौकरी तो किस्मत में ही नहीं है। और कल भी मैं आपको बोल रहा था, है ना, हाथ में लकीर ही नहीं है ना, कुछ बच्चे कहते हैं। और मैंने कल भी ये बात बोली थी, जिनके हाथ नहीं होते हैं उनकी भी सरकारी नौकरी लगती है। ठीक है, जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी सरकारी नौकरी लगती है। और ये जो किस्मत की आप बात करते हैं, ये लाइनें नहीं है, लाइनों से ऊपर आपको ये उंगलियां दी हैं, मतलब किस्मत से पहले मेहनत दी है भगवान ने। तो मेहनत करो थोड़ा सा, ठीक है। एक्सक्यूज मत दो फालतू के, किस्मत में नहीं है नौकरी, ये है वो है, फलाना ढमकाना, मेरे से होता नहीं है। आप मेहनत करो ना, मेहनत से कतराते हैं कुछ बच्चे, मेहनत करते नहीं है, राइट स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते नहीं है। चलें जी पीओ बनने, चलें जी नौकरी चाहिए, नौकरी ऐसे नहीं मिलती है भैया। आपके अंदर कुछ ऐसा एक्स फैक्टर, कुछ स्किल अलग से होनी चाहिए जो दूसरों में नहीं है। मेहनत सभी कर रहे हैं, रेस में सभी भाग रहे हैं, कंपटीशन सबका हाई, आपके अंदर एक्स्ट्रा बात क्या है, प्लस फैक्टर क्या है जो कि आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करेगा। वो चीज पहचानो, उसके ऊपर काम करो, सिलेक्शन लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। सारी जिंदगी इसी में ही लगे रहोगे क्या, रेस में। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ पॉइंट मेरा समझ में आ रहा होगा। 1:30 बजे बेटा मेंस की क्लास है। 1:30 बजे मेंस की क्लास है। द बैंकर्स यूट्यूब चैनल, द बैंकर्स यूट्यूब चैनल, ठीक है। मेंस की क्लास में मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तरुण ग्रोवर इंग्लिश। गला मेरा बैठ रहा है अभी, पता नहीं क्या हो रहा है। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में 1:30 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।